कैसे हैं आप लोग मेरे प्यारे बच्चों। कल मैंने आपको समझाया था कि सिमिलरिटी क्या होता है भाई। ऐसे कोई भी फिगर जिनका साइज बेशक अलग अलग हो लेकिन उनकी शेप सेम हो, ऐसी फिगर्स को हम सिमिलर फिगर कहते हैं। अब आपके सिलेबस में क्या है, सिमिलरिटी ऑफ ट्राइंगल, ट्राइंगल की समरूपता आपको पढ़ना है। तो दो ट्राइंगल सिमिलर कब होंगे? जब उनके दो एंगल्स बराबर हों। अगर किसी भी दो अलग अलग ट्राइंगल्स के दो एंगल सेम हो गए तो जाहिर सी बात है तीसरा एंगल ऑटोमेटिक सेम हो जाएगा। इसका मतलब तीनों एंगल बराबर हो गए, और जब तीनों एंगल बराबर हो गए तो शेप अपने आप मैच कर जाएगी दोनों की, ठीक है। और मेरे प्यारे भाई, सिमिलर ट्राइंगल में जो इक्वल एंगल्स होते हैं उनको हम कहते हैं करस्पॉन्डिंग एंगल, यानी कि संगत कोण। और करस्पॉन्डिंग एंगल के सामने की साइड होती है मेरे दोस्तों करस्पॉन्डिंग साइड्स, यानी कि संगत भुजाएं। और किन्हीं भी दो सिमिलर ट्राइंगल में करस्पॉन्डिंग साइड्स का जो रेशियो होता है, संगत भुजाओं का जो अनुपात होता है, वो बराबर होता है। दो सिमिलर ट्राइंगल में करस्पॉन्डिंग साइड्स का जो रेशियो होता है मेरे प्यारे भाई, वो सेम होता है। क्लियर है? ये बात मैंने आपको कल की क्लास में समझाई थी बहुत डिटेल में, और मैंने एग्जाम्पल भी ले लिया था। क्लियर हो गया मेरे प्यारे बच्चों? आप बोलो कि हाँ जी सर बिल्कुल सही। लेकिन क्या केवल सिमिलर ट्राइंगल में मेरे दोस्तों करस्पॉन्डिंग साइड का रेशियो सेम होता है? नहीं, ऐसा नहीं है। एक्चुअली दो सिमिलर ट्राइंगल में हर करस्पॉन्डिंग लेंथ का रेशियो सेम होता है, ठीक है ना। दो समरूप त्रिभुजों में हर करस्पॉन्डिंग लेंथ का रेशियो सेम होता है मेरे प्यारे भाई। देखिए ध्यान से समझने की कोशिश करिएगा मेरे प्यारे भाई। मैं आपके सामने दो ट्राइंगल बनाता हूं इस प्रकार से भाई। एक ट्राइंगल मेरे दोस्तों ये है, मैं आपके सामने दो ट्राइंगल बनाऊंगा। पहला ट्राइंगल दोस्तों ये रहा आपके सामने, ये ट्राइंगल है मेरे दोस्तों ए बी सी। आप बोलोगे हाँ जी सर बिल्कुल सही। जिसके तीनों एंगल है मेरे दोस्तों, ये वाला एंगल अल्फा है, ये एंगल बीटा है, ये एंगल गामा है। आप बोलोगे हाँ जी सर बिल्कुल सही, यहां तक कोई बुराई नहीं है। एक दूसरा ट्राइंगल है मेरे दोस्तों सेम ऐसा ही शेप का, उसके भी तीनों एंगल अल्फा बीटा गामा है। तो ये इस प्रकार से है। ये होगा जी दूसरा ट्राइंगल, ट्राइंगल डी ई एफ। मेरे प्यारे भाई आप बोलोगे हाँ जी सर, तो ये एंगल अल्फा है, ये एंगल बीटा है, ये एंगल मेरे प्यारे स्टूडेंट्स गामा है। आप बोलोगे हाँ जी सर। तो आपके सामने दो अलग अलग ट्राइंगल दिखाई दे रहे हैं। आप देखते कह सकते हैं कि तीनों एंगल सेम है, इसका मतलब ये दोनों ट्राइंगल एक दूसरे के सिमिलर है। ट्राइंगल एबीसी और ट्राइंगल डीएफ मेरे दोस्तों एक दूसरे के सिमिलर है। मेरे प्यारे भाई, यहां इनका साइज बेशक बड़ा छोटा लग रहा है लेकिन इनकी शेप सेम है। मतलब इस बड़े ट्राइंगल को एक रेशियो से पिचका के ये बनाया गया है। तो हर करस्पॉन्डिंग लेंथ सेम उसी रेशियो से पिचकेगी। इसका मतलब हर करस्पॉन्डिंग लेंथ का रेशियो, सिमिलर ट्राइंगल में हर करस्पॉन्डिंग लेंथ का रेशियो सेम होता है। भाई यहां अल्फा के सामने बीसी है, यहां अल्फा के सामने ईएफ है। तो भैया बीसी से ईएफ का रेशियो मेरे दोस्तों वही होगा भाई, बराबर। मेरे दोस्तों समझने की कोशिश करेगा भाई, यहां बीटा के सामने एसी है या बीटा के सामने डीएफ है, बराबर एसी अपॉन डीएफ। आप बोलोगे हाँ जी सर बिल्कुल सही। इक्वल टू, ये करस्पॉन्डिंग साइड है, गामा के सामने यहां ए बी है या गामा के सामने डीई है, बराबर ए बी अपॉन डीई। ये बात आपको समझ में आ गई? आप बोलोगे हाँ जी सर बिल्कुल सही। लेकिन केवल ये करस्पॉन्डिंग साइड का रेशियो तो सेम होगा ही होगा। इन सिमिलर ट्राइंगल में हर करस्पॉन्डिंग लेंथ का रेशियो सेम होता है, ठीक है भाई। इन सिमिलर ट्राइंगल ईच करस्पॉन्डिंग लेंथ का रेशियो सेम होता है। ध्यान से सुनिएगा मेरे दोस्तों, भाई प्यार से समझिएगा। इसका मतलब मैं कहना चाहता हूं कि अगर आप मेरे दोस्तों यहां से एल्टीट्यूड डालेंगे मेरे प्यारे भाई, ध्यान से सुनिएगा भाई। भाई इस ट्राइंगल की तीन साइड है तो तीन इस ट्राइंगल की हाइट भी तो होंगी। अब यहां ये वर्टेक्स ए है, यहां वर्टेक्स ए के करस्पॉन्डिंग क्या है मेरे दोस्तों, वर्टेक्स डी है। तो आप वर्टेक्स ए से मेरे प्यारे भाई एल्टीट्यूड डाल रहे हैं मेरे दोस्तों, एल्टीट्यूड परपेंडिकुलर डाल रहे हैं है भाई। इसको मैं नाम दे रहा हूं H1। आप बोलोगे हाँ जी सर। यहां सेम करस्पॉन्डिंग वर्टेक्स से आप एल्टीट्यूड डालेंगे मेरे दोस्तों H2, तो यहां इसको मैं नाम दे रहा हूं H2।
तो इनकी हाइट का रेशियो भी H1 और H2 का रेशियो भी सेम यही होगा मेरे दोस्तों, H1/H2। क्लियर है? जिस रेशियो में इसकी भुजा को पिचकाया गया है, इन दोनों ट्राइंगल की करस्पॉन्डिंग हाइट भी उसी रेशियो में पिचकी है। AC/DFE तो लिखा है हमने बच्चे, आदित्य, ठीक है ना, AC/DFE लिखा है। क्लियर है? मतलब करस्पॉन्डिंग हाइट का रेशियो भी सेम यही होगा। करस्पॉन्डिंग हाइट का क्या मतलब है? यहां वर्टेक्स ए के करस्पॉन्डिंग वर्टेक्स डी है, तो आपने वर्टेक्स ए से हाइट खींची H1, तो यहां सेम वर्टेक्स डी से आपने हाइट खींची H2, तो H1 H2 का रेशियो भी सेम यही होगा। समझ में आया? क्लियर है? बोलो। सेम इसी प्रकार से यहां वर्टेक्स बी और वर्टेक्स ई है, करस्पॉन्डिंग वर्टेक्स हैं, तो वर्टेक्स बी पे आप हाइट खींचोगे, वर्टेक्स ई पे आप हाइट खींचोगे, उनका रेशियो भी सेम यही होगा। क्लियर है? बिल्कुल। एंगल बाइसेक्टर की जितनी भी लंबाई आप इमेजिन कर सकते हो अमृत, हर करस्पॉन्डिंग लेंथ का रेशियो सेम होगा। ठीक है प्यारे बच्चों, ध्यान सुनेगा भाई। यहां वर्टेक्स ए और वर्टेक्स डी जो है मेरे दोस्तों करस्पॉन्डिंग वर्टेक्स है। आप वर्टेक्स ए का एंगल बाइसेक्टर खींचते हो, आपने एंगल ए का बाइसेक्टर खींचा मेरे दोस्तों, आपने सेम करस्पॉन्डिंग एंगल डी का बाइसेक्टर खींचा, तो इन दोनों एंगल बाइसेक्टर की लंबाई का रेशियो भी सेम होगा। आप बोलोगे हां जी सर, अब के ये बात समझ में आ गई हमको। क्लियर है? एंगल बाइसेक्टर की लंबाई, पहले ट्राइंगल के एंगल बाइसेक्टर और दूसरे ट्राइंगल में सेम करस्पॉन्डिंग एंगल का ही बाइसेक्टर खींच रहे हैं। ऐसा मत करना कि यहां तो एंगल ए का बाइसेक्टर खींच रहे हो, यहां ई का बाइसेक्टर खींच रहे हो, नहीं। एंगल ए के करस्पॉन्डिंग एंगल डी है, तो आपने एंगल ए का बाइसेक्टर खींचा, एंगल डी का बाइसेक्टर खींचा, दोनों का रेशियो यही होगा मेरे दोस्तों। बात समझ में आई? आप बोलोगे हां जी सर बिल्कुल, अब के बात समझ में आ गई। ईच करस्पॉन्डिंग लेंथ का रेशियो सेम होगा। आप मीडियन खींचे मेरे दोस्तों, भाई यहां साइड BC है, यहां साइड EF है, BC और EF मेरे दोस्तों करस्पॉन्डिंग साइड है, तो आप BC की मीडियन खींचो, EF की मीडियन खींचो, तो दोनों ट्राइंगल की करस्पॉन्डिंग मीडियन का रेशियो भी मेरे दोस्तों सेम होगा। आप बोलोगे हां जी सर बिल्कुल, बात समझ में आ गई। जो पहले ट्राइंगल की माध्यिका और दूसरे ट्राइंगल की माध्यिका का रेशियो भी सेम होगा। हाँ, तीनों साइड के रेशियो से होगा तिलक, सेम। भाई मेरे दोस्तों आपके सामने ये ट्राइंगल है, आपके सामने दूसरा ट्राइंगल है, दोनों ट्राइंगल सिमिलर है। भाई ये वाला एंगल इसके बराबर है, ये वाला एंगल इसके बराबर है, और ये वाला एंगल इसके बराबर है मेरे दोस्तों। तो आप मेरे दोस्तों आप बताओ, ये करस्पॉन्डिंग साइड है, दोनों सेम एंगल के सामने। आपने इस साइड की माध्यिका खींची और आपने इस साइड की माध्यिका खींची, ठीक है भाई। भाई तो इसकी माध्यिका M1 है, इसकी माध्यिका M2 है, तो दोनों की मीडियन का रेशियो इसी के बराबर होगा। जो साइड का रेशियो है वही करस्पॉन्डिंग हाइट का रेशियो है, वही एंगल बाइसेक्टर का रेशियो है, वही दोनों ट्राइंगल की माध्यिका का रेशियो। भाई कोई चीज पिचका रहे हो, मैंने कल बताया था हनुमान जी वाला एग्जांपल, हनुमान जी आप अपना आकार छोटा कर रहे हैं, तो जिस अनुपात में अपना मुंह छोटा कर रहे हो उसी हाथ में अपने बाजू भी छोटे कर रहे हैं, ठीक है भाई, अपना पेट भी उसी रेशियो में छोटा कर रहे हैं। क्लियर है? बात समझ में आई? तो हर करस्पॉन्डिंग लेंथ सेम रेशियो से पिचकी है। क्लियर है? यस। किसी को कोई दिक्कत? आप बोलोगे हां जी सर बिल्कुल सही। भाई दोनों ट्राइंगल की इन रेडियस का रेशियो भी सेम होगा, दोनों ट्राइंगल की इन रेडियस यानी कि अंतः त्रिज्या का रेशियो भी सेम होगा। इन रेडियस क्या होता है मेरे दोस्तों? ध्यान सुनेगा मेरे दोस्तों। भाई आपके सामने दो ट्राइंगल हैं, ध्यान से, आपके सामने दो ट्राइंगल है। हर ट्राइंगल के लिए एक ऐसा सर्कल खींचा जा सकता है मेरे दोस्तों जो ट्राइंगल की तीनों साइड को अंदर से टच करता हुआ जाए। इस प्रकार से हर ट्राइंगल के लिए एक ऐसा सर्कल खींच सकते हैं, आगे इसको डिटेल में पढ़ाया जाएगा, जो इन दोनों ट्राइंगल को अंदर से, तीनों साइड को अंदर से टच करता हुआ जाए। इसको हम कहते इन सर्कल अंदर का व्रत, अंतःव्रत, और इसकी रेडियस को, इसकी त्रिज्या को कहते इन रेडियस। ये R1 नाम दे दिया मैंने, इसको R2 नाम दे दिया। तो इन दोनों सर्कल की इन रेडियस का रेशियो भी सेम यही होगा। क्लियर है? ये 9वीं क्लास का सिलेबस है, डिट्टो 9वीं क्लास में ऐसा ही लिखा हुआ है। ठीक है भाई, आप बोलोगे हां जी सर। दोनों ट्राइंगल की सरकम रेडियस का रेशियो भी मेरे दोस्तों यही होगा।
R1/R2 भी यही होगा मेरे प्यारे भाई। सरकम रेडियस कैपिटल R1 कैपिटल R2। भाई हर ट्राइंगल के लिए, ये एक ट्राइंगल है मेरे दोस्तों, ये एक दूसरा ट्राइंगल है। हर ट्राइंगल के लिए एक ऐसा सर्कल पॉसिबल है जो ट्राइंगल के तीनों वर्टेक्स से होके गुजरे, इस प्रकार से। बात समझे भाई? इसकी रेडियस R1 है, इसकी रेडियस R2 है, दोनों की रेडियस अलग अलग है भाई। तो इनकी सरकम रेडियस का रेशियो भी सेम होगा। बात समझ में आ गई? आप बोलोगे हाँ जी सर, ठीक है, बोलो। मेरे प्यारे भाई, आप जानते हैं पेरीमीटर क्या होता है? पेरीमीटर होता है तीनों साइड का सम। अगर ये दोनों सिमिलर ट्राइंगल है, इन सिमिलर ट्राइंगल में करस्पॉन्डिंग साइड का रेशियो सेम है, तो आप तीनों साइड्स को ऐड करेंगे तो पेरीमीटर का रेशियो भी सेम ही आएगा मेरे प्यारे भाई। ये सब लेंथ है, और लेंथ की यूनिट क्या होती है? सेंटीमीटर होती है। तो सभी करस्पॉन्डिंग लेंथ का रेशियो सेम आएगा, यानी कि पेरीमीटर ऑफ ट्राइंगल एबीसी, दो सिमिलर ट्राइंगल के पेरीमीटर का रेशियो भी सेम होगा। पेरीमीटर ऑफ ट्राइंगल एबीसी अपॉन पेरीमीटर ऑफ ट्राइंगल डीईएफ। एज इट इज 9वीं क्लास की किताब में आपको ऐसे ही लिखा हुआ मिलेगा, बस मैंने बहुत ज्यादा एक्सप्लेन आपको कर दिया। पेरीमीटर ऑफ ट्राइंगल डीईएफ याद आ रहा होगा, सब कुछ 9वीं में पढ़ा हुआ है। शुभम कह रहे बिहार बोर्ड में 10th में सिमिलरिटी, 9th में सर्वांश। भाई बिहार बोर्ड के चक्कर में नहीं पढ़ते हम, तभी तो बुरा हाल है बिहार बोर्ड का। ठीक है भाई, बोर्ड में बोर्ड, यूपी बोर्ड, उसके सामने सब फीके हैं। ठीक है भाई, नहीं रॉबिन, वो अलग चीज है। तो दोस्त, मैंने क्या समझाया इस बात को इतना डिटेल में लिखने का मतलब यही था कि दो सिमिलर ट्राइंगल में हर करस्पॉन्डिंग लेंथ का रेशियो सेम होगा। इन सिमिलर ट्राइंगल रेशियो ऑफ ईच करस्पॉन्डिंग लेंथ इज सेम। मैं यहां पे लिख दे रहा हूं, इन सिमिलर ट्राइंगल्स, दो इन सिमिलर ट्राइंगल्स समरूप त्रिभुजों में रेशियो ऑफ ईच करस्पॉन्डिंग लेंथ इज सेम। रेशियो ऑफ ईच करस्पॉन्डिंग लेंथ इज सेम। समरूप त्रिभुजों में ईच संगत लंबाई का अनुपात बराबर होता है। ठीक है भाई, आप बोलोगे हाँ जी सर। बच्चा कह रहा एरिया भी होगा क्या? देखिए बेटा, ध्यान से सुनिएगा आप। लंबाई आप किस में नापते हो? लंबाई आप नापते हो सेंटीमीटर में, जबकि एरिया किस में नापते हो? एरिया नापते हो सेंटीमीटर स्क्वायर में। क्षेत्रफल जो है सेंटीमीटर स्क्वायर में नापा जाता है। तो एरिया के लिए अलग कहानी है, याद है आप लोगों को? एल्टीट्यूड और हाइट एक ही बात है ना बच्चों, H1 H2 लिखा तो है। दो सिमिलर ट्राइंगल की जो करस्पॉन्डिंग साइड का रेशियो होगा वही हाइट का रेशियो होगा, वही एंगल बाइसेक्टर का, वही मीडियन का रेशियो होगा, वही इन रेडियस का रेशियो होगा, वही सरकम रेडियस का रेशियो होगा। सर परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, राहुल परपेंडिकुलर बाइसेक्टर की तो लंबाई निकाल ही नहीं सकते राहुल। परपेंडिकुलर बाइसेक्टर का क्या मतलब है? ये ट्राइंगल है, एक ऐसी साइड खींचो जो उस पर परपेंडिकुलर भी रहे, बाइसेक्टर भी रहे। ये परपेंडिकुलर बाइसेक्टर की तो लंबाई फिक्स ही नहीं है ना, ऐसे है। ठीक है, चलिए आगे चलेंगे मेरे दोस्तों। ध्यान रखिएगा, यूनिट्स का ध्यान रखो। एरिया को सेंटीमीटर स्क्वायर में नापते हैं, तो दो सिमिलर ट्राइंगल के एरिया का रेशियो करस्पॉन्डिंग लेंथ के रेशियो का स्क्वायर होता है। दो सिमिलर ट्राइंगल के एरिया का रेशियो करस्पॉन्डिंग लेंथ के रेशियो का स्क्वायर होता है मेरे प्यारे भाई। ध्यान से समझो, मैं आपके सामने दो ट्राइंगल बनाता हूं इस प्रकार से, प्यार से समझने की कोशिश करेगा भाई। एक ट्राइंगल मेरे दोस्तों ये हो गया, ये ट्राइंगल है ए बी सी। आप बोलोगे हाँ जी सर बिल्कुल सही। एक दूसरा ट्राइंगल मैं आपके सामने बनाता हूं इस प्रकार से, ये हो गया, ये ट्राइंगल है मेरे दोस्तों डी ई एफ। आप बोलोगे हाँ जी सर बहुत बढ़िया ट्राइंगल है दोनों। यहां पे मेरे प्यारे भाई ये जो एंगल ए है ये एंगल डी के बराबर है, ये जो एंगल बी है ये एंगल ई के बराबर है, और ये जो एंगल सी है ये एंगल एफ के बराबर है।
इसका मतलब जब तीनों एंगल बराबर हो गए तो दोनों ट्रायंगल एक दूसरे के सिमिलर है, और जब सिमिलर है मेरे दोस्तों तो करस्पॉन्डिंग लेंथ का रेशियो सेम होगा। अब मेरे प्यारे भाई आपने यहां से परपेंडिकुलर डाला है, परपेंडिकुलर ये इस प्रकार से टेने, तो ये इस ट्रायंगल की हाइट होगी मेरे दोस्तों h1। आपने यहां से परपेंडिकुलर डाला है मेरे दोस्तों इस प्रकार से 90 डिग्री, तो इस ट्रायंगल की हाइट होगी h2। तो आप बताइए दोनों ट्रायंगल के एरिया का रेशियो क्या है? तो आप कहोगे मेरे प्यारे भाई एरिया ऑफ ट्रायंगल एबीसी, एरिया ऑफ ट्रायंगल एबीसी अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल डीईएफ अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल डीईएफ। दोनों ट्रायंगल के एरिया का रेशियो क्या होगा? तो आप जानते एरिया होता है मेरे दोस्तों 1/2 आधार गुणा हो चाहिए। अगर ये साइड बीसी है तो उसके ऊपर हाइट कितनी h1, 1/2 बीसी इंटू h1। आप बोलोगे हां जी सर बहुत बढ़िया, अपॉन भाई इस ट्रायंगल का एरिया क्या है? ये साइड EF है, उसके ऊपर हाइट कितनी है h2, 1/2 EF गुणा h2। आप बोलोगे हां जी सर बिल्कुल सही, यहां तक कोई परेशानी? ये दोनों ट्रायंगल के एरिया का रेशियो हो जाएगा। एरिया क्या होता है? 1/2 आधार गुणा ऊंचाई। प्यारे बच्चों आप देखेंगे कि 1/2 तो कैंसल आउट हो गया, यानी कि ये बच गया। और आप जानते कि ये दोनों ट्रायंगल सिमिलर है, और जब ये दोनों ट्रायंगल सिमिलर हैं प्यारे भाई, तो जो इनकी हाइट्स का रेशियो है, जो इनकी हाइट का रेशियो है वही ना करस्पॉन्डिंग साइड का रेशियो होगा। यानी कि h1/h2 जो है भाई, यहां एंगल ए के सामने की साइड BC है, या सेम करस्पॉन्डिंग एंगल डी के सामने की साइड EF है। ये हाइट का जो रेशियो है ये BC/EF के बराबर ही होगा। आप बोलोगे हां जी सर बिल्कुल, सिमिलर ट्रायंगल होने की वजह से जो हाइट का रेशियो है वही इनके बेस का रेशियो हो जाएगा, BC और EF। क्लियर? प्रणव कह रहे सर बेसिक से पढ़ाइए। प्रणव, हे प्रणव, और इससे बेसिक कहां बताऊं? बताओ पाताल लोक में घुस जाऊं? 9th क्लास के सिलेबस को एज इट इज एक्सप्लेन कर रहा हूं। हमें तो ये समझ में नहीं आ रहा कि आप ये सब जाने बिना, इस सब को जिंदगी में देखे बिना आप 9वीं 10वीं क्लास पास कैसे कर लिए? जितने बच्चे लेक्चर देख रहे हैं क्या आपको ये बात समझ में आ रही है? यस अंशु। ठीक है भाई, ये सिमिलर ट्राइंगल है, जो हाइट का रेशियो होगा h1/h2 वही करस्पॉन्डिंग साइड का रेशियो होगा BC/EF। यानी कि मेरे दोस्तों h1/h2 की जगह आप BC/EF भी लिख सकते हो। ये जो h1/h2 है इसकी जगह आप क्या रख सकते हो? BC/EF रखोगे, तो BC/EF गुणा BC/EF, तो मेरे दोस्तों क्या हो गया? ये BC/EF का होल स्क्वायर हो गया कि नहीं हो गया मेरे दोस्तों? यानी कि मेरे प्यारे भाई सिमिलर ट्राइंगल में एरिया का जो रेशियो होता है वो करस्पॉन्डिंग साइड के रेशियो का स्क्वायर होता है। ठीक है भाई, सिमिलर ट्राइंगल के क्षेत्रफलों का जो अनुपात होता है वो करस्पॉन्डिंग साइड के रेशियो का स्क्वायर होता है। हमें BC/EF का स्क्वायर आ गया। सेम इसी तरीके से BC/EF किसके बराबर है भैया? यहां एंगल B के सामने की साइड AC है, या एंगल E के सामने की साइड DF है, तो AC/DF का भी होल स्क्वायर होगा मेरे प्यारे भाई। आप बोलोगे हां जी सर बिल्कुल होगा, कोई भी दिक्कत नहीं है भाई। सेम इसी तरीके से एंगल C के सामने AB है, या सेम करस्पॉन्डिंग एंगल F के सामने DE है, AB/DE का होल स्क्वायर। देखिए अगर आप यहां से गणित नहीं सीखे ना, मैं आपको गारंटी बता रहा हूं, अगर आप मुझसे गणित नहीं सीखे तो आप सरकारी नौकरी की तैयारी करना ही छोड़ दीजिए, क्योंकि आप सीख ही नहीं सकते और आपकी नौकरी लग ही नहीं सकती। आप कोई और काम धंधा करिए। यानी कि ट्राइंगल का जो रेशियो है वो क्या आ गया मेरे दोस्तों? करस्पॉन्डिंग लेंथ के रेशियो का स्क्वायर आ गया। ठीक है भाई, आप बोलोगे हां जी सर, तो इसको मैं कह सकता हूं भाई ये क्या है? BC/EF, AC/DF, AB/DE क्या है? ये त्रिभुज की संगत जो है,
संगत लंबाइयों का अनुपात है, करस्पॉन्डिंग लेंथ के रेशियो का स्क्वायर, करस्पॉन्डिंग लेंथ के रेशियो का स्क्वायर। आप बोलोगे हाँ जी सर, या स्क्वायर। बात समझ में आ गई मेरे दोस्तों? यहां तक किसी भी स्टूडेंट को कोई समस्या है? सर वॉल्यूम भी सेम रहेगा, आरसी से 2D फिगर है इनमें, इनमें केवल लंबाई चौड़ाई है, मोटाई नहीं है इनका। आप वॉल्यूम नहीं निकालते आरसी से, इनका केवल एरिया निकालते हैं। ठीक है भाई, यानी कि दो सिमिलर ट्रायंगल के एरिया का जो रेशियो होता है वो करस्पॉन्डिंग लेंथ के रेशियो का स्क्वायर होता है। दो सिमिलर ट्रायंगल के क्षेत्रफलों का अनुपात करस्पॉन्डिंग लेंथ के रेशियो का स्क्वायर होगा। ठीक है ना, आपको कोई भी करस्पॉन्डिंग लेंथ का रेशियो पता हो, और सिमिलर ट्रायंगल में ईच करस्पॉन्डिंग लेंथ का रेशियो सेम होता है, चाहे वो साइड हो, चाहे करस्पॉन्डिंग हाइट हो, चाहे एंगल बाइसेक्टर हो, चाहे माध्यिका हो, चाहे इन रेडियस हो, चाहे सरकम रेडियस हो, चाहे दोनों का पेरीमीटर हो, रेशियो हमेशा सेम होगा। क्लियर है? चलिए अब दोस्तों, अच्छा अगर मैं आपसे कहूं कि अगर दो सिमिलर ट्रायंगल के एरिया का रेशियो दिया हुआ है और आपको करस्पॉन्डिंग लेंथ का रेशियो निकालना है, आप बताओ कैसे निकालोगे? अगर आपको दो सिमिलर ट्रायंगल के एरिया का रेशियो दिया हुआ है, आपको करस्पॉन्डिंग लेंथ का रेशियो निकालना है दोनों ट्रायंगल का, कैसे निकालेंगे? बिल्कुल है भाई, अरे भैया जो साइड का रेशियो वही हाइट का रेशियो भी तो है, ये H1/H2 का होल स्क्वायर भी तो है। क्या आपको दिखाई नहीं दे रहा भाई? क्या लिख दिया मैंने? करस्पॉन्डिंग लेंथ के रेशियो का स्क्वायर, एरिया का रेशियो इन दोनों ट्राइंगल की करस्पॉन्डिंग हाइट है, इसके रेशियो का स्क्वायर भी एरिया का रेशियो होगा। बिल्कुल सही। अगर दो सिमिलर ट्राइंगल के एरिया का आपको रेशियो दिया है और आपको करस्पॉन्डिंग लेंथ का रेशियो चाहिए, तो एरिया के रेशियो का अंडर रूट आप ले लोगे। वेरी गुड मेरे दोस्तों, ये हुई ना बात। चलिए अब मैं आपके से क्वेश्चन पूछता हूं, ये बताइएगा ध्यान से, बहुत प्यार से। आपके सामने मेरे दोस्तों एक ट्राइंगल है इस प्रकार से, ये ट्राइंगल है एल्फा बीटा गामा। ठीक है भाई, दूसरा ट्राइंगल है मेरे प्यारे भाई इस प्रकार से, ये रहा। अल्फा बीटा गामा, ये है मेरे दोस्तों। ये वाला ट्राइंगल एबीसी है, ये ट्राइंगल मेरे दोस्तों डीईएफ है। ठीक है भाई, मेरे दोस्तों यहां पे ये वाली जो लेंथ है भाई, ये वाली लेंथ 7.2 सेंटीमीटर है, ये जो लेंथ है 4.5 सेंटीमीटर है। एक सेकेंड, ये जो लेंथ है 7.2 सेंटीमीटर है मेरे दोस्तों, ये जो लेंथ है ये 4.5 सेंटीमीटर है। क्लियर है? बात समझने की कोशिश करना, बहुत प्यार से मैं आपको समझा रहा हूं। ठीक है, ठीक है भाई। इसका एरिया 44.8 सेंटीमीटर स्क्वायर है, इसका जो एरिया है वो 44.8 सेंटीमीटर स्क्वायर है। आपसे पूछा है कि इस ट्राइंगल का एरिया क्या होगा, जवाब दीजिए। 30 सेकंड का समय आपके पास है। नवीन हिंदी में ही पढ़ा रहा हूं, और कितनी हिंदी आपको चाहिए? आपके सामने दो त्रिभुज बनाए गए, एबीसी और डीईएफ। ये एंगल अल्फा बीटा गामा, ये तो अल्फा बीटा गामा ही बोलूंगा है भाई, नरेंद्र सत्येंद्र विजेंद्र थोड़ा ना बोलूंगा। ये अल्फा बीटा गामा है,
या इसके अल्फा के सामने की भुजा 7.2 है, या अल्फा के सामने की भुजा 4.5 सेंटीमीटर है। इस ट्राइंगल का एरिया 44.8 सेंटीमीटर स्क्वायर है। इस ट्राइंगल का एरिया कितना होगा? जल्दी से, 30 सेकंड का समय है। बोलो। ये दोनों ट्राइंगल एक दूसरे के सिमिलर हैं, सब रूप है, तीनों एंगल सेम है, अल्फा बीटा गामा, ये अल्फा बीटा गामा, ये दोनों ट्राइंगल एक दूसरे के सिमिलर हैं। आप बोलोगे हाँ जी सर। यहां अल्फा के सामने की साइड 7.2 है, या अल्फा के सामने की साइड आगे पीछे एंगल हो सकता है, भाई ट्राइंगल को बस ऐसा घुमा के बना दिया है। ये दोनों ट्राइंगल एक दूसरे के सिमिलर ही हैं मेरे दोस्तों, एंगल तो सेम है ना, अल्फा बीटा गामा अल्फा बीटा गामा, तीनों एंगल सेम है, सिमिलर हैं। यहां अल्फा के सामने की साइड 7.2 है, यहां अल्फा के सामने की साइड 4.5 है, देख रहे हो, करस्पॉन्डिंग साइड है। तो करस्पॉन्डिंग साइड का रेशियो कितना है, अनुपात कितना है? 9 से जाएगा, 9 अट्ठे 72, 9 पंजे 45। करस्पॉन्डिंग साइड का रेशियो 8:5 है। बात समझ में आ रही है? करस्पॉन्डिंग साइड का रेशियो 8:5 है। 9 अट्ठे 72, 9 पंजे 45, करस्पॉन्डिंग साइड का रेशियो 8:5 है। तो दोनों ट्राइंगल के एरिया का रेशियो कितना होगा? एरिया का जो रेशियो होगा वो करस्पॉन्डिंग लेंथ का स्क्वायर होगा। यानी कि इन दोनों ट्राइंगल के एरिया का रेशियो क्या होगा? 8:5 का स्क्वायर, 64:25, 64:25। बात समझ में आई? ये इन दोनों ट्राइंगल के एरिया का रेशियो। अब अगर इनकी करस्पॉन्डिंग लेंथ का रेशियो 8:5 है, 9 अट्ठे 72, 9 पंजे 45, 7.2 और 4.5 का, तो एरिया का रेशियो क्या होगा? इसका स्क्वायर, 64:25, 8:5 का स्क्वायर। सवाल में इसका एरिया 44.8 दे रखा है, कितने गुना दे रखा है? 64 का कितने गुना दे रखा है? जवाब दीजिए। तो आप कहोगे सर 0.7 टाइम्स है, 0.7 गुना है। 64 से भाग करेंगे 44.8 को, कितनी बार भाग हो रहा है गधा? 7 बार भाग हो रहा है। 42 और 2.8, 44.8, 0.7 टाइम्स है। तो इस ट्राइंगल का एरिया भी 0.7 टाइम्स होगा, 25 सत्ते 175, यानी कि 17.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये इस ट्राइंगल का एरिया है। सभी को समझ में आ गया? यहां तक किसी भी स्टूडेंट को भी इसमें कोई परेशानी है? बोलो दोस्तों। कर लेंगे। इसका 44.8, 64 किलो 44.8 दे रखी है, 0.7 गुना है, तो 25 की वैल्यू पूछे, ये भी 0.7 गुना हो जाएगी, 17.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। भाई यार, और आप चाहते क्या हो? किडनी निकाल कर आपको दे दूं, खून पीना चाहते हो? ये दो सिमिलर ट्राइंगल हैं। कल मैंने आपको समझाया कि परिभाषा क्या होती है, किसी चीज को कहते क्या है। आज मैंने आपको कंसेप्ट समझाया डिटेल में, है भाई। एरिया का कंसेप्ट अलग समझाया, चित्र बना बना के समझाया, है ना। फिर एग्जाम्पल भी ले लिया, एक और एग्जाम्पल दे रहा हूं, फिर प्री के सवाल करेंगे, फिर मेंस के सवाल करेंगे। चलो ध्यान से समझिएगा, मैं आपके सामने एक ट्राइंगल बनाता हूं इस प्रकार से। ये ट्राइंगल हो गया दोस्तों। अल्फा बीटा गामा, ये इस ट्राइंगल के तीनों एंगल हैं, अल्फा बीटा गामा। आप बोलोगे हाँ जी सर। और मेरे दोस्तों ये दूसरा ट्राइंगल हो गया मेरे प्यारे भाई, यहां पे, ठीक है भाई, इस प्रकार से। अल्फा बीटा गामा, ठीक है, समझने की कोशिश करना।
इसका एरिया है 64.8 सेंटीमीटर स्क्वायर। इसका एरिया है मेरे दोस्तों, है भाई 39.2 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है भाई, आप बोलोगे हाँ जी सर ये इस ट्राइंगल का एरिया है। ठीक है दोस्तों, आप बोलोगे हाँ जी सर। ठीक है भाई, यहां पे ये साइड आपको दे रखी है मेरे दोस्तों, है भाई 9.9 सेंटीमीटर, 9.9 सेंटीमीटर। आपसे पूछा ये वाली साइड कितनी होगी, करिए, इतना समय है। आपके सामने दो ट्राइंगल है, अल्फा बीटा गामा, अल्फा बीटा गामा। इसका एरिया 64.8 सेंटीमीटर स्क्वायर है, इसका एरिया 39.2 सेंटीमीटर स्क्वायर है प्यारे बच्चों। ये साइड 9.9 सेंटीमीटर है, तो ये वाली साइड कितनी होगी, करिए। तो मेरे प्यारे भाई सबसे पहले आप इन दोनों ट्राइंगल को देखा, दोनों के तीनों एंगल सेम है, अल्फा बीटा गामा। तो इसका मतलब ये दोनों सिमिलर ट्राइंगल है। जब सिमिलर ट्राइंगल है तो करस्पॉन्डिंग लेंथ का रेशियो सेम होगा, और एरिया का जो रेशियो होगा वो करस्पॉन्डिंग लेंथ के रेशियो का स्क्वायर होगा। भाई इसका एरिया 64.8 है, इसका एरिया 39.2 है, तो एरिया का रेशियो क्या है बच्चों, आप बताए किससे कट रहा है। तो आपका जवाब होगा सर 8 से कट रहा है, 0.8 से। एरिया का रेशियो क्या है, 8 मट्टू 64, 8 एकम 8। भाई यहां से 8 चौक 32, 7 8 9 72, 81 रेशियो 49, ये एरिया का रेशियो है। तो करस्पॉन्डिंग लेंथ का रेशियो निकालना है, तो इसका अंडर रूट एरिया का जो रेशियो होता है वो करस्पॉन्डिंग लेंथ के रेशियो का स्क्वायर होता है, या उल्टा दिया हुआ है। अगर हमें एरिया का रेशियो दिया हुआ है तो ये करस्पॉन्डिंग लेंथ के रेशियो का स्क्वायर है, मतलब इसका अंडर रूट अगर आप लेंगे मेरे प्यारे भाई तो करस्पॉन्डिंग लेंथ का रेशियो आ जाएगा 9:7। भाई यहां बीटा के सामने, ये भी बीटा के सामने करस्पॉन्डिंग साइड है, तो करस्पॉन्डिंग साइड का जो रेशियो है वो 9:7 आ जाएगा। आप बोलोगे हाँ जी सर बिल्कुल सही। सवाल में 9 की वैल्यू 9.9 सेंटीमीटर दे रखी है, 1.1 टाइम्स, तो 7 की वैल्यू भी 1.1 टाइम्स हो जाएगी, यानी कि 7.7 सेंटीमीटर इस ट्राइंगल की साइड आ जाएगी ये वाली। कर लेंगे, किसी को कोई समस्या, आप बोलोगे नहीं सर इसमें हमें कोई भी समस्या नहीं है, सभी को क्लियर हो गया। तो सभी को कंसेप्ट समझ में आ गए डिटेल में, चलिए वेरी गुड, शानदार। आगे चलते हैं मेरे दोस्तों, अब नेक्स्ट कंसेप्ट। या पहले मेरे दोस्तों मैं इसी पर बेस्ड क्वेश्चन बताता हूं, उसके बाद हम जो है आगे के सवाल करेंगे। पहले यहीं यहीं तक इस पे बेस्ड सवाल करवाता हूं, फिर आगे जाएंगे। सवाल नंबर 1, जवाब दीजिए दोस्तों इस क्वेश्चन का क्या आंसर है, फटाफट करिएगा, बहुत ही बढ़िया प्रश्न, करो। जूही कह रहे हैं कुछ समझ नहीं आ रहा है, ट्रिक बताइए। जूही आपको कुछ समझ नहीं आ रहा, मुझे लगता है कि आप एक लड़की हो तो ट्रिक है, गो इन द किचन, ठीक, और बढ़िया से अपने आप को मजबूत करके आटा निकालेंगे, परात में डालेंगे, पानी डालेंगे, और बढ़िया से रोटी बनाना सीखेंगे, क्योंकि आपकी जिस हिसाब से आपके डाउट और आपकी हरकतें, आपको जीवन में यही करना पड़ेगा। अच्छा लगे या बुरा लगे, सच्चाई तो यही है। तेज तेज रोटी बनाना सीख लीजिए जल्दी से, ट्रिक चाहिए इनको। बताओ, एक सरकारी नौकरी वाले बच्चे को 9वीं क्लास का एजिटिव सिलेबस नहीं समझ में आ रहा, चाहिए नौकरी, शर्म भी नहीं आ रही है। ट्राइंगल एबीसी और ट्राइंगल डीईएफ में ये आपको दे रखा है, तो कौन सा स्टेटमेंट सही है, जवाब दो। आपके सामने दो ट्राइंगल एबीसी और ट्राइंगल डीईएफ में ये हैं, तो आप ये कह सकते हैं मेरे दोस्तों कि यहां पे करस्पॉन्डिंग साइड का रेशियो सेम है। अभी ये साइड का रेशियो सेम है, इसका मतलब ये दोनों ट्राइंगल सिमिलर हैं। लेकिन मैंने आपसे बोला है कि करस्पॉन्डिंग वर्टेक्स की जगह करस्पॉन्डिंग वर्टेक्स लिखना है मेरे प्यारे भाई। अब देखिएगा, एबी के करस्पॉन्डिंग होना चाहिए डीएफ है भाई, ध्यान सुनेगा। बीसी के करस्पॉन्डिंग होना चाहिए डी, एबी के करस्पॉन्डिंग,
ए बी के करस्पॉन्डिंग डी एफ होना चाहिए। यहां ए बी है, ए बी के करस्पॉन्डिंग डी एफ होना चाहिए, यहां डीई है। गलत बात है, बिल्कुल गलत। ये ए बी है, ए बी के करस्पॉन्डिंग डी एफ होना चाहिए, ये सही हो सकता है। बीसी के करस्पॉन्डिंग डीई, बीसी के करस्पॉन्डिंग डीई देखने को मिल रहा है, हां जी ये हो सकता है। एसी के करस्पॉन्डिंग ईएफ, ये एसी, एसी के करस्पॉन्डिंग ईएफ, हां जी ये वाला ऑप्शन करेक्ट है, बी ये मैच कर रहा है। यही आंसर हो जाएगा इस सवाल का। ए ऑप्शन नहीं है, बी ऑप्शन है। करस्पॉन्डिंग वर्टेक्स की जगह आपको करस्पॉन्डिंग वर्टेक्स ही दिखना चाहिए। क्लियर है? आप जैसे यहां ए बी है तो ए बी के करस्पॉन्डिंग साइड डीएफ है। अब यहां ए बी देखो, ए बी के करस्पॉन्डिंग क्या डीएफ आ रहा है, यहां तो ईएफ आ रहा है, ये तो गलत बात है, हो ही नहीं सकता ये ऑप्शन। भाई ये साइड ए बी है, ए बी के संगत भुजा डीएफ है, तभी तो रेशियो लिया है। अब यहां ए बी लोगे, ए बी के संगत का डीएफ आ रहा है, यहां तो डीई आ रहा है, ये भी गलत है। अभी यहां ए बी के करस्पॉन्ड डीई आ रहा है, ये भी गलत है। तो एक ही ऑप्शन मैच हो रहा था, बी, बाकी सब गलत हैं। ये प्री का सवाल है, ये मिनिमम लेवल है, मिनिमम, इससे नीचे सवाल पेपर में नहीं आएगा। सबसे बेसिक क्वेश्चन है ये, सबसे गिरा हुआ जिसे सवाल कहते हैं ना, वो सबसे गरीब सवाल। ठीक है दोस्तों, समझ में आया कैसे करना है? केवल आपको ऑप्शन से चेक करना है ना दोस्तों, यहां तो करस्पॉन्डिंग साइड मैच कर लेनी है। बोलो। फिगर फिगर कुछ नहीं बनाना, कोई जरूरत नहीं है, इतना टाइम नहीं है आपके पास। चलिए अगला सवाल, ये बताइएगा दोस्तों, सवाल होगा आपके सामने, 2 नंबर। हाँ जी बच्चों, ये बताइए इस क्वेश्चन का क्या आंसर है। दो सिमिलर ट्राइंगल एबीसी और पीक्यूआर के पेरीमीटर 78 और 40.8 सेंटीमीटर हैं। यदि पीक्यू की लंबाई 11.7 है तो आपसे पूछा है एबी की लंबाई क्या होगी। बहुत ही बेसिक सवाल है बच्चों, कौन करेगा इस क्वेश्चन का आंसर। भाई दो सिमिलर ट्राइंगल में जो पेरीमीटर का रेशियो होगा वही करस्पॉन्डिंग साइड का रेशियो होगा। अब ध्यान सुनेगा, पहले ट्राइंगल एबीसी बोला है, बाद में ट्राइंगल पीक्यूआर बोला है, उसी पर फोकस करेंगे। सवाल में आपको पीक्यू की लंबाई दी है, पीक्यू की, तो पीक्यू के करस्पॉन्डिंग वर्टेक्स करस्पॉन्डिंग साइड के एबी, तो एबी की लंबाई ही निकलेगी मेरे दोस्तों। ठीक है भाई, सिमिलर ट्राइंगल है एबीसी और पीक्यूआर, उनके पेरीमीटर 78 और 40.8 है। तो पेरीमीटर का रेशियो क्या है, ये 78 रेशियो 40.8, पेरीमीटर का रेशियो है। तो करस्पॉन्डिंग साइड का रेशियो भी होगा। भाई आपको क्या निकालना है, ए बी निकालना है। पहले ट्राइंगल एबीसी बोला है तो आप ए बी लिखेंगे। ट्राइंगल पीक्यूआर में ए बी के करस्पॉन्डिंग साइड है पीक्यू, पीक्यू की वैल्यू क्या बोल रखी है, 11.7 सेंटीमीटर बोली है। क्लियर है? तो ए बी की लंबाई निकालना है, निकल गया। बताइए 11.7 से कितनी बार चला जाएगा, 4 बार चला जाएगा। और 78/4 का मतलब 19.5, यानी कि ए बी की जो लंबाई है वो 19.5 सेंटीमीटर आ जाएगी मेरे दोस्तों। यानी कि ऑप्शन नंबर यहां पर डी करेक्ट है, डी। सभी को समझ में आ गया बच्चों? बताओ कोई तकलीफ है यहां पर? आगे चलें, अगला सवाल सबसे बेसिक सवाल है मेरे दोस्तों, कुछ भी दिमाग नहीं लगाना है, जो है भैंसिया भी इस सवाल को कर सकती है। बताइए अगला सवाल, सवाल आपके सामने 3 नंबर। दो सिमिलर ट्राइंगल एबीसी और पीक्यूआर हैं, उनके पेरीमीटर परिमाप है 156 सेंटीमीटर और 40.8 सेंटीमीटर। अगर बीसी की लंबाई यहां पे 19.5 सेंटीमीटर है और क्यूआर की लंबाई एक्स है, तो आपसे पूछा एक्स का मान क्या होगा। जल्दी से करेंगे, बोलिए। भाई मेरे दोस्तों दो सिमिलर ट्राइंगल हैं एबीसी और पीक्यूआर, मेरे दोस्तों ध्यान सुनेगा।
आपको बीसी की लंबाई दी है, बीसी, तो बीसी के करस्पॉन्डिंग साइड तो क्यू आर है ना, तो क्यू आर की लंबाई इजीली निकल जाएगी। बीसी की लंबाई दे, क्यू आर की पूछिए। इनके मेरे दोस्तों यहां पे पेरीमीटर का रेशियो क्या है, पेरीमीटर का रेशियो 156/40.8 पेरीमीटर का रेशियो है, तो करस्पॉन्डिंग साइड का रेशियो भी यही होगा। आप बोलोगे हाँ जी सर, भाई बीसी, बीसी की लंबाई तो 19.5 बोली है, इसके करस्पॉन्डिंग साइड है क्यू आर, क्यू आर आपको निकालना है मेरे दोस्तों, क्यू आर को क्या बोला, एक्स, तो आपको एक्स का मान निकालना है, बस सवाल समाप्त। अब बताइए मेरे दोस्तों कितनी बार ये कैंसल आउट हो जाएगा, है भाई, बोलो, है भाई। तो 13 से मेरे दोस्तों ये जा रहा है यहां पे ना, 13 से कट रहा है ना, 13×3 = 39, 13 से 12 बार जाएगा, और 13×3 = 39, 7×13 = 78। आप बोलोगे हाँ जी सर बिल्कुल सही। तो 12 से 36 जाएगा मेरे दोस्तों 0.3 बार, तो एक्स की लंबाई आएगी 19.5 गुणा 0.3, यानी कि मेरे दोस्तों 570 और 15 585, 5.85, तो 5.85 सेंटीमीटर आ गया। यही इस क्वेश्चन का आंसर है, ऑप्शन नंबर बी, ये करेक्ट है। पहले क्या होता था, पहले इतना कैलकुलेशन देता ही नहीं था। अगर आप आज से 7-8 साल पहले के पेपर देखोगे, ऐसे डेसिमल दिखते भी नहीं थे, लेकिन आज बिना डेसिमल के, बिना कैलकुलेशन के नॉर्मल सवालों में बात भी नहीं करता है। बात समझ में आ गई? तो आपको थोड़ा बहुत काटना कूटना पड़ता है मेरे दोस्तों। बात समझ में आ गई? यहां तक कोई दिक्कत वाली बात नहीं, इजी है। आगे चलें। ए बी ऑप्शन आंसर है भैया, 19.5 का 0.3 गुना आपको करना है, 5.85 सेंटीमीटर है। आगे चलेंगे। सवाल है मेरे दोस्तों क्वेश्चन नंबर 4, ये बताइएगा बच्चों क्या आंसर है। हाँ हरिओम। ट्रायंगल एबीसी ट्रायंगल पी क्यू आर के सिमिलर है, ट्रायंगल पी क्यू आर के सिमिलर है ट्रायंगल एबीसी, और उनके पेरीमीटर, ट्रायंगल एबीसी और ट्रायंगल पी क्यू आर के पेरीमीटर 72 सेंटीमीटर एंड 43.2 सेंटीमीटर है। तो ट्रायंगल एबीसी और ट्रायंगल पी क्यू आर के एरिया का रेशियो ज्ञात करिए। आप जानते हैं दो सिमिलर ट्रायंगल के एरिया का रेशियो करस्पॉन्डिंग लेंथ के रेशियो का स्क्वायर होगा। अगर दोनों ट्रायंगल के पेरीमीटर 72 और 43.2 है, तो पेरीमीटर का रेशियो कितना है मेरे प्यारे भाई? आप बातें किससे जा रहा है? 14.4 से। डेसिमल हटाओगे 0 आएगा, 144 से जाएगा 5 बार, 144 से जाएगा 3 बार, यानी कि पेरीमीटर का रेशियो 5:3 आया, 144 से जा रहा है पंजे और तिया, तो एरिया का रेशियो क्या आएगा? इसका स्क्वायर, 5:3 का स्क्वायर, 25:9। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है। 5:3 का स्क्वायर हो जाएगा 25:9। बताओ आसान नहीं है दोस्तों? प्यारे बच्चों क्या सवाल आसान नहीं है? आप बोलोगे हां जी सर बिल्कुल सही। आगे चलेंगे दोस्तों अगले क्वेश्चन की तरफ। सवाल है आपके सामने यहां पर 5 नंबर, ये बताइएगा। ट्राइंगल एबीसी इज सिमिलर टू ट्राइंगल पी क्यू आर, दोनों ट्राइंगल सिमिलर हैं। एबी से पी क्यू का रेशियो 2:3 है। एडी जो है वो साइड बीसी की मीडियन है, और पीएस जो है वो ट्राइंगल पी क्यू आर में साइड क्यू आर की मीडियन है। तो आपसे पूछा है बीडी बटे क्यूएस का होल स्क्वायर, तो बीडी बटे क्यूएस भी करस्पॉन्डिंग लेंथ हो जाएगी। भाई यहां पे कुछ, ये एबी से पी क्यू करस्पॉन्डिंग लेंथ का रेशियो, ये भी करस्पॉन्डिंग लेंथ होगी 2:3। 2:3 का स्क्वायर करना है, 4:9 आंसर आ जाएगा। इस सवाल में कुछ है ही नहीं। अरे भाई दो ट्राइंगल हैं, कैसी बात करते हो यार तुम? सिमिलर ट्राइंगल हैं दोस्तों, दो सिमिलर ट्राइंगल में करस्पॉन्डिंग। आपको काटना पूटना भी नहीं आता है क्या? जोड़ना घटाना भाग देना भी नहीं आता है? दो सिमिलर ट्राइंगल है दोस्तों, एबीसी पी क्यू आर, ये दो सिमिलर ट्राइंगल हैं। यहां पर यह बोला गया है कि एबी से पी क्यू का रेशियो 2:3 है, यानी कि करस्पॉन्डिंग साइड का रेशियो आपको दिया है। एडी मीडियन है, ये माध्यिका है एडी, एडी आप बोलोगे हां जी सर।
और पीएस मीडियन है, पीएस माध्यिका है मेरे दोस्तों, पीएस मीडियन है, तो बीडी से क्यूएस के रेशियो का होल स्क्वायर पूछे तो आप समझिए कि ये बीडी और क्यूएस है क्या, ये बीडी और क्यूएस इसके रेशियो का स्क्वायर पूछा है। तो बीडी और क्यूएस तो साइड बीसी का आधा है, ये क्यूआर का आधा है। भाई जो एबी से पीक्यू का रेशियो है वही बीसी से क्यूआर का रेशियो है, 2:3। सिमिलर करस्पॉन्डिंग साइड है यार, बीसी से क्यूआर का रेशियो भी 2:3 है भाई। ये बीडी आधा है, क्यूएस आधा है क्यूआर का, तो बीडी और क्यूएस का रेशियो भी 2:3 ही होगा। तो 2/2:3 का स्क्वायर 4:9। ठीक है, ये सवाल 2017 के मेंस में आया था, ये सभी सवाल एग्जाम के हैं। ठीक है ना, नया क्वेश्चन करवाऊंगा तो मैं आपको वो भी कराऊंगा। ये बताइएगा सवाल नंबर 6। हाँ जी, ये बताइएगा, ट्राइंगल एबीसी ट्राइंगल पीक्यूआर के सिमिलर है। ट्राइंगल एबीसी और ट्राइंगल पीक्यूआर के एरिया 64 और 81 सेंटीमीटर स्क्वायर हैं। एडी और पीटी मीडियंस हैं ट्राइंगल एबीसी की और पीक्यूआर की। अगर पीटी की लंबाई 10.8 सेंटीमीटर है तो आपसे पूछा है एडी की लंबाई क्या होगी। ऑप्शन आपके सामने, बहुत बेसिक सवाल, 2021 के प्री का सवाल है ये। भाई आपके सामने दो ट्राइंगल हैं एबीसी, ट्राइंगल पीक्यूआर सिमिलर हैं, उनके एरिया का रेशियो 64:81 है। अगर एरिया का रेशियो 64:81 है तो करस्पॉन्डिंग लेंथ का रेशियो क्या होगा, अंडर रूट ले लेंगे। 64:81 का अंडर रूट ले लेंगे, 8:9। ये करस्पॉन्डिंग लेंथ का रेशियो होगा। ध्यान से सुनिएगा, पहले ट्राइंगल एबीसी आ रहा है, बाद में ट्राइंगल पीक्यूआर आ रहा है। यहां मीडियन है, माध्यिका है एडी और पीटी, तो एडी और पीटी करस्पॉन्डिंग मीडियन हो जाएंगी कि करस्पॉन्डिंग वर्टेक्स से खींची गई है ना, ए से और पी से, तो करस्पॉन्डिंग मीडियन है। पीटी की लंबाई 10.8 है भाई, बाद में ट्राइंगल पीक्यूआर बोला है, तो इसकी जो लंबाई है 10.8 है पीटी की, तो उसकी करस्पॉन्डिंग मीडियन एडी की लंबाई क्या होगी भाई, 1.2 गुना है, 12 निम्मा 108, ये भी 1.2 गुना होगा, 9.6 सेंटीमीटर। तो एडी की जो लंबाई है 9.6 सेंटीमीटर आ जाएगी। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है। बताओ, आसान सवाल नहीं है? बिल्कुल सौरभ। चलिए आगे चलेंगे, अगला सवाल। सवाल है मेरे दोस्तों आपके सामने 7 नंबर। ये बताइए जी, इस क्वेश्चन का आंसर कितना होगा। वेरी गुड सुजीत, सुजीत भाई वेरी गुड। ये बताओ, ट्राइंगल एबीसी माना, एसएससी फेज 9 का सवाल है। माना ट्राइंगल एबीसी ट्राइंगल पी क्यू पी आर के सिमिलर है, तो एबीसी के करस्पॉन्डिंग जो ट्राइंगल है वो क्यू पी आर है। ट्राइंगल एबीसी और ट्राइंगल पी क्यू आर के एरिया का रेशियो है 49:144। यदि ए बी 12 है, बीसी 9 है, एसी 7 है, तो आपसे क्यू आर की लंबाई पूछिए। क्यू आर, अब जवाब दीजिए क्या है। देखिए प्यारे स्टूडेंट, आप अच्छी तरीके से जानते क्यू आर, क्यू आर की लंबाई निकालें तो क्यू आर के जो करस्पॉन्डिंग साइड है वो एसी है ना, एसी। क्यू आर के जो करस्पॉन्डिंग साइड है बच्चों वो एसी है, तो आपको यहां क्यू आर की लंबाई निकालने के लिए एसी चाहिए। ए बी बी सी की कोई जरूरत नहीं है, आपको केवल कंफ्यूज करने के लिए दिया है। अगर दोनों ट्राइंगल एबीसी और ट्राइंगल पी क्यू आर के एरिया का रेशियो 49:144 है, तो साइड का रेशियो कितना होगा मेरे दोस्तों, अंडर रूट ले लेंगे। अभी साइड का रेशियो क्या आएगा, अंडर रूट ले लेंगे, 49:144 का अंडर रूट 7:12। ये दोनों ट्राइंगल की करस्पॉन्डिंग साइड का रेशियो आ जाएगा। पहले ट्राइंगल एबीसी है, बाद में पी क्यू आर है। भाई यहां पे एसी की लंबाई 7 सेंटीमीटर बोलिए, 7 की वैल्यू 7 सेंटीमीटर है, तो क्यू आर आ जाएगा 12 की वैल्यू 12 सेंटीमीटर। इस क्वेश्चन का आंसर है ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है। ठीक है भाई, एसी के क्यूआर के करस्पॉन्डिंग साइड एसी है, एसी की वैल्यू 7 दे रखी है आपको, तो 12 की वैल्यू 12 सेंटीमीटर आ जाएगी। कितना सरल सवाल था। आगे चलेंगे प्यारे बच्चों, ये बताइएगा, अगला क्वेश्चन आएगा आपके सामने। सवाल नंबर है स्टूडेंट्स 8 नंबर। ये बताओ,
ट्राइंगल एबीसी ट्राइंगल एक्स वाई जेड के सिमिलर है, और ट्राइंगल एबीसी और ट्राइंगल एक्स वाई जेड के एरिया का रेशियो 81:25 है। ए बी 18, बी सी 10, सी ए 15, तो आपसे एक्स जेड की मान पूछिए। बताओ एक्स जेड के जो करस्पॉन्डिंग साइड है, एक्स जेड के करस्पॉन्डिंग साइड कौन सी? एसी। तो आपको एसी की जरूरत पड़ेगी। एसी दे रखा है 15 सेंटीमीटर। ट्राइंगल एबीसी और ट्राइंगल एक्स वाई जेड के एरिया का रेशियो 81:25 है, तो करस्पॉन्डिंग साइड का रेशियो क्या होगा? अंडर रूट ले लेंगे 81:25 का अंडर रूट 9:5। आप बोलोगे जी सर पहले ट्राइंगल एबीसी बोला है, बाद में एक्स वाई जेड बोला है, तो एक्स जेड की वैल्यू बाद में निकलेगी। सवाल में सी ए 15 सेंटीमीटर बोला है, 9 की वैल्यू 15 सेंटीमीटर दे रखी है, 9 यूनिट की वैल्यू 15 सेंटीमीटर कितने गुना है? 15/9 गुना। 15/9 का मतलब 5/3 गुना। 9 को 5/3 से गुणा करोगे तो 15 आएगा, तो 5 की वैल्यू भी कितनी हो जाएगी? 5/3 गुना, यानी कि 25/3 सेंटीमीटर। 25/3 सेंटीमीटर ये लंबाई हो जाएगी साइड एक्स जेड की। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट है, 25/3। समझ में आया? अरे बोलो। बहुत ही आसान सवाल है दोस्तों, कोई बुराई नहीं है। भर भर के ऐसे सवाल आपको पेपर में दिखाई देंगे। रिसेंट में कम से भी कम मैं कहूं तो 200 सवाल आ रखे हैं अलग अलग एसएससी के एग्जाम में, केवल इन्हीं भाषाओं पे। ये बताइए, ठीक है? ये सवाल 2019 के मेंस का है, एज इट इज। बोलिए। हर सवाल ऐसा नहीं आएगा मेरे दोस्तों, अभी तो शुरुआत है। ट्राइंगल डीईएफ ये दिया गया है कि ट्राइंगल डीईएफ जो है वो ट्राइंगल एबीसी के सिमिलर है। यदि ट्राइंगल एबीसी का एरिया 9 है और ट्राइंगल डीईएफ का एरिया 12 है, और बीसी की जो लंबाई है मेरे दोस्तों वो 2.1 सेंटीमीटर है, तो आपसे पूछा ईएफ की लंबाई क्या होगी? बताइए जल्दी से। भाई आपके सामने यहां पे दो ट्राइंगल दे रखे हैं, ट्राइंगल एबीसी अभी, और दूसरा ट्राइंगल है मेरे दोस्तों डीईएफ। ये दोनों ही ट्राइंगल एक दूसरे के सिमिलर हैं। डीईएफ ट्राइंगल एबीसी का एरिया 9 है, ट्राइंगल डीएफ का एरिया 12 है, बीसी की लंबाई 2.1 है, तो आपसे पूछा है ईएफ की लंबाई क्या होगी? आप जानते हैं बीसी के करस्पॉन्डिंग साइड ही है ईएफ। अब देखिए एरिया का जो रेशियो होगा वो करस्पॉन्डिंग लेंथ के रेशियो का स्क्वायर होगा। इसका एरिया एबीसी का एरिया 9 है, ये 12 है। एरिया का रेशियो कितना बन रहा है मेरे प्यारे भाई? अभी एक सेकेंड, एरिया का रेशियो कितना है? तो 3 से जाएगा, 3:4। एरिया का रेशियो दोनों ट्राइंगल का 3:4 है, 3 से कट रहा है, तो करस्पॉन्डिंग लेंथ का रेशियो क्या होगा? अंडर रूट ले लेंगे, यानी कि √3:2। ये ट्राइंगल एबीसी और ट्राइंगल डीएफ की करस्पॉन्डिंग लेंथ का रेशियो √3:2। सवाल में क्या दे रखा है? सवाल में बीसी की लंबाई दी है 2.1। अगर बीसी की लंबाई 2.1 सेंटीमीटर है तो बीसी के करस्पॉन्डिंग जो लेंथ है वो ईएफ है। ईएफ की लंबाई आपको निकालनी, यही तो है। तो √3 की वैल्यू 2.1 सेंटीमीटर है, तो 1 यूनिट की वैल्यू कितनी है? 1 यूनिट की वैल्यू है 2.1/√3। आपसे क्या पूछे? आपसे 2 यूनिट की वैल्यू पूछे तो मल्टीप्लाई बाई 2 ये आ जाएगा मेरे दोस्तों। यहां तक की बात सभी को समझ में आ गई? आप बोलोगे हाँ जी सर। अगर आप देखेंगे तो कोई भी ऑप्शन डेसिमल में नहीं है, तो ये मेरे दोस्तों 2.1 को आप लिख सकते हो 21/10। अभी 21/10 आप बोलोगे हाँ जी सर, ठीक है। √3 गुणा 2 आप बोलोगे जी सर बिल्कुल सही बात समझ में आ रही है। अब 2 से 10 तो मेरे दोस्तों 5 बार कट जाएगा, तो बटे में 5 आएगा। क्लियर है? आप बोलोगे जी सर। अब √3 से कितनी बार कटेगा? 21। √3 देखिए 21 का मतलब होता है वो नीचे अंडर रूट नहीं है। 21 का मतलब होता है 7×3 = 21, तो √3 से 21 को काटेंगे तो 7×3 = 21 होता है, 7 √3 बार जाएगा। 7√3/5 सेंटीमीटर। यही क्वेश्चन का आंसर है। 7 आना चाहिए था ऊपर, एक ही ऑप्शन में 7 था, आप ऑप्शन से भी कर सकते हैं डी। ठीक है भैया। √3 से 21 कितनी बार जाएगा? 7 √3 बार। 7×3 = 21 होता है ना, तो √3 से 3 को काटेंगे, √3 बार जाएगा। बताओ आसान है? कोई तकलीफ इसमें? सभी स्टूडेंट्स कर पा रहे हैं, जो नहीं कर पा रहे हैं वो गधे हैं। आगे चलेगा अगला सवाल। सवाल है आपके सामने मेरे दोस्तों 10 नंबर। हाँ जी, ये बताइए जी इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा?
कैलकुलेशन भी बोर्ड से देख के मत करो, कम से कम खुद से करो। यह सादित्य परिमेकरण करके भी, ये जो काटा कूटी करते कम से कम इतना एहसान करो, ये बोर्ड से मत टीपो, खुद से करने की आदत डालो, तभी अच्छे से सीखोगे। बच्चे एक एक चीज को कॉपी करते, मैंने √3 से 21 काटा, वो भी कॉपी में ऐसे काटेंगे। अपना दिमाग भी तो इस्तेमाल करो भाइयों, बोर्ड पे नजर टिकाने की जरूरत नहीं है हर टाइम। हाँ शिवेंद्र, ट्राइंगल एबीसी जो है ट्राइंगल डीईएफ के सिमिलर है। ट्राइंगल एबीसी का एरिया 13.5 है, ट्राइंगल डीईएफ का एरिया 24 सेंटीमीटर स्क्वायर है। यदि बीसी की लंबाई 3.15 सेंटीमीटर है तो आपसे पूछा ईएफ की लंबाई क्या होगी, बताइए। आप अच्छी तरीके से जानते भाइयों कि यहां बीसी दिया है, बीसी के करस्पॉन्डिंग साइड ईएफ, ईएफ की लंबाई आप इजीली निकाल सकते हैं। ठीक है भाई, आप बोलोगे जी सर बिल्कुल सही। अगर आपसे बीसी की ईएफ की बजाय अगर डीएफ पूछ लेता कि डीएफ की लंबाई बताओ, तो आप लंबाई नहीं बता सकते थे, आंसर क्या होता फिर, कैन नॉट बी डिटरमाइन। भाई डीएफ की लंबाई जैसे आपसे पूछ लेता तो तभी निकलती डीएफ की लंबाई जब आपको करस्पॉन्डिंग साइड एसी दी होती। ठीक है, एरिया का रेशियो दिया है, एरिया का रेशियो कितना है 13.5 रेशियो 24, तो डेसिमल हटाओगे 0। ये किससे जा रहा है मेरे दोस्तों, 15 से। 15 निम्मा 135, 15 से 16 बार। एरिया का रेशियो 9:16, तो साइड का रेशियो क्या आएगा, √, 9:16 का √, 3:4। ये दोनों ट्राइंगल एबीसी और डीईएफ के करस्पॉन्डिंग लेंथ का रेशियो आ गया। सवाल में बीसी 3.15 दे रखा है, पहले एबीसी ट्राइंगल है ना, ये 3.15 सेंटीमीटर दे रखा है, कितने गुना है, 1.05 टाइम्स है, 1.05 टाइम्स है मेरे दोस्तों। तो ये भी 1.05 गुना होगा ना, 4 एकम 4 और 0.2, 4.2 सेंटीमीटर। तो यहां से ईएफ की जो लंबाई है वो कितनी आ जाएगी, 4.2 सेंटीमीटर। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट है। बताओ कर लेंगे। ठीक है मेरे प्यारे स्टूडेंट, अगला सवाल, गोरा सवाल करेंगे हम। सवाल नंबर है दोस्तों 11, ये बताइए जी क्या आंसर है, जल्दी से करो। ट्राइंगल एबीसी और ट्राइंगल डीएफ तो सिमिलर ट्राइंगल हैं दोस्तों, जिनके एरिया है 72 और 60.5 सेंटीमीटर। यदि एसी मेरे दोस्तों यहां पर 13.2 सेंटीमीटर है तो डीएफ की लंबाई क्या होगी, करो जल्दी से, प्यारे बच्चों जवाब देंगे। देखिए ये दोनों ट्राइंगल सिमिलर हैं, तो एसी एसी के करस्पॉन्डिंग जो लेंथ है मेरे दोस्तों डीएफ है, आसानी से निकल जाएगा डीएफ। एरिया का रेशियो दिया है, तो एरिया दिया है 72 और 60.5, एरिया का रेशियो कितना है। अब मेरे दोस्तों मैं आपको एक तरीका बताना चाहता हूं, ये डेसिमल है, डेसिमल में तो निकालना नहीं होता रेशियो, अब ये रेशियो लेना है। अब यहां रेशियो को अगर आप 0.5 है, 0.5 को अगर आपको डेसिमल हटाना है तो किससे गुणा होगी, 2 से।
0.5 को अगर 2 से गुणा करेंगे तो 1 आ जाएगा ना। आप बोलोगे हाँ जी सर, रेशियो किसी नंबर से गुणा करो कोई फर्क नहीं पड़ता, चाहे 72 रेशियो 60.5 बोलो या 2 से गुणा करके ये बोलो 144, 72 का दुगुना 144 और 60.5 का दुगुना 121, ये एरिया का रेशियो आ गया। तो करस्पॉन्डिंग साइड का रेशियो क्या आएगा, अंडर रूट, इसका अंडर रूट कर लेंगे, 144 का अंडर रूट 12, 121 का 11, तो करस्पॉन्डिंग साइड का रेशियो 12:11 आ गया दोनों ट्राइंगल का। सवाल में बोला है पहले ट्राइंगल एसी के एबीसी के बारे में, एसी 13.2, तो 12 की जो वैल्यू वो 13.2 सेंटीमीटर बोलिए, कितने गुना है, तो 1.1 गुना है। तो मेरे दोस्तों यहां भी 1.1 गुना होगा ना, 11 का 1.1 गुना 12.1 सेंटीमीटर। क्लियर है, तो डीएफ की जो लंबाई है 12.1 सेंटीमीटर आ जाएगी। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है ना। आसान सवाल स्टूडेंट्स, कोई तकलीफ तो नहीं इस सवाल में। तो भी ठीक है सुजीत, आगे चलेंगे। अगला सवाल, सवाल है मेरे दोस्तों आपके सामने यहां पर क्वेश्चन नंबर 12 नंबर बताइएगा जल्दी से। एरिया का रेशियो मिथुन पेरीमीटर के रेशियो का स्क्वायर हो गए। बताइए, ट्राइंगल एबीसी ट्राइंगल क्यूपीआर के सिमिलर हैं और ट्राइंगल एबीसी के एरिया और ट्राइंगल पीक्यूआर के एरिया का रेशियो 121:64 है। यदि ये सब आपको दे रखा, एबी की लंबाई निकालनी है, एबी भाई, एबी की लंबाई, एबी के करस्पॉन्डिंग साइड है क्यूपी, तो आपको क्यूपी की जरूरत है। क्यूपी 14.4 सेंटीमीटर दे रखा है, क्यूपी के करस्पॉन्डिंग साइड एबी निकालनी है। अगर दोनों ट्राइंगल एबीसी पीक्यूआर के एरिया का रेशियो 121:64 है, तो करस्पॉन्डिंग साइड का रेशियो क्या होगा, अंडर रूट 121 का अंडर रूट 11, 64 का अंडर रूट 8। पहले ट्राइंगल एबीसी बोला है ना भाई, ट्राइंगल एबीसी की साइड एबी निकालनी है। क्यूपी कितना दे रखा है, ट्राइंगल क्यूपीआर में क्यूपी की लंबाई 14.4 है, तो 8 की वैल्यू 14.4 दे रखी, कितने गुना है, 18 8 144, 1.8 टाइम्स है। तो ये भी 11 का 1.8 टाइम्स हो जाएगा, कितना, 19.8, यानी कि 19.8 सेंटीमीटर इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है। कर लेंगे दोस्तों, मनीषा समझ में आ गया, सभी बच्चे कर पा रहे हैं मेरे दोस्त, वेरी गुड। ये हुई ना बात। आगे चलिएगा दोस्तों, अगला सवाल आएगा आपके सामने, सवाल नंबर है यहां पर 13। ये बताइएगा, पांच से 10 सेकंड के सवाल हैं। इस शीट में टोटल कहां तक आ गए, 82 क्वेश्चन हैं, 82 क्वेश्चन है इस सीट में। बताइए कितने गुना है, कैसे जाने। आहा आदित्य, आदित्य 8 की वैल्यू 14.4 है, कितने गुना है, 1.8 गुना, तो उसके लिए भाग करना होता है। 8 से भाग करो 14.4 को, 8 एकम 8, अभी 6 बचेगा, 8 मट्टू 64, 1.8 गुना है। या पहाड़े याद रखो, 18 8 144, ठीक है जी। अगर आपके सामने ऐसा दिखाई दे रहा है 8 की वैल्यू 14.4 सेंटीमीटर है, तो कितने गुना है, तो 1 की वैल्यू निकालने के लिए 14.4 को भाग करते हैं 8 से, कितना भाग जा रहा है, 1.8 बार जा रहा है, तो 1.8 गुना है। ठीक है, पहाड़े वगैरह थोड़ा याद कर लो, 30 तक पहाड़े याद करिए। आप सभी को 30 तक पहाड़े याद हैं, और डेली रिवीजन करा करो, सर में सरसों के तेल से मालिश करा करो, नसें टाइट रहेंगी। ये बताइएगा, ट्रायंगल एबीसी और ट्रायंगल पीक्यूआर दोनों सिमिलर हैं, और ट्रायंगल एबीसी और ट्रायंगल पीआर क्यू के एरिया का रेशियो है 16:169। ए बी एक्स है, ए सी वाई है, बी सी जेड है। तो पीक्यू का मान आपसे पूछा, आप बताए पीक्यू, पीक्यू का करस्पॉन्डिंग साइड है एसी, और एसी कितना है मेरे दोस्तों, वाई है। पीक्यू के करस्पॉन्डिंग साइड है एसी, वाई, यानी कि आंसर जो भी आएगा वाई की टर्म में आएगा।
और y की टर्म में एक ही ऑप्शन था, ए, यही करेक्ट हो जाएगा, आपको सॉल्व करने की जरूरत ही नहीं है। ओके, PQ का मान पूछा है, PQ के करस्पॉन्डिंग साइड AC है, AC की टर्म में आंसर आएगा, AC y दे रखा है, y की टर्म में आंसर आएगा, यहां तो ZX आने का कोई मतलब ही नहीं है, सवाल खत्म। सॉल्व भी कर सकते हैं भाई, ABC और PQR के एरिया का रेशियो है, तो साइड का रेशियो क्या होगा, √4:13। सबसे पहले ट्राइंगल ABC है, तो ट्राइंगल ABC में साइड AC आपको y दे रखा है, उसके करस्पॉन्डिंग PQ निकालना है। अगर 4 यूनिट की वैल्यू y है तो 1 यूनिट की वैल्यू y/4, 13 यूनिट की वैल्यू 13 गुना 13 y/4, ये आंसर आ गया। समझ में आ गया दोस्तों? आगे चलेंगे, अगला प्रश्न, सवाल नंबर है 14। ये बताइएगा प्यारे स्टूडेंट, इस क्वेश्चन का क्या आंसर है। हाँ प्रियांशु, बिल्कुल राज भर भर के। ट्राइंगल एबीसी लास्ट क्वेश्चन है इस टाइप का, फिर नेक्स्ट कंसेप्ट पढ़ेंगे। ट्राइंगल एबीसी ट्राइंगल डीईएफ के सिमिलर हैं, है भाई, और ट्राइंगल एबीसी का एरिया 80 सेंटीमीटर स्क्वायर है, ट्राइंगल डीईएफ का एरिया 39.2 सेंटीमीटर स्क्वायर है। यदि ट्राइंगल एबीसी का एल्टीट्यूड 15 सेंटीमीटर है, दोस्तों 15 होगा, सॉरी 5 नहीं है, 15 है, ये 5 ही का हो जो दोस्तों, तो ट्राइंगल डीईएफ का करस्पॉन्डिंग एल्टीट्यूड क्या होगा, ये जवाब दीजिएगा। पंद्रह है ये, बोलो कैसे करेंगे। मेरे प्यारे भी आप अच्छी तरीके जानते कि एरिया ट्राइंगल एबीसी और ट्राइंगल डीएफ के एरिया 80 और 39.2, रेशियो कितना है, पर रेशियो लेंगे डेसिमल हटाएंगे तो यहां 0 आ जाएगा। किससे कट रहा है, 8 से कट रहा है मेरे दोस्तों, दोनों पे 8 से 800 काटेंगे 100 बार, और 392 काटेंगे तो 8 चौक 32, 7 8 9 72, 100:49, ये एरिया का रेशियो है। तो करस्पॉन्डिंग साइड का रेशियो क्या होगा, इसका अंडर रूट ले लेंगे मेरे प्यारे भाई, यानी कि कितना, 10:7। ये दोनों मेरे दोस्तों ट्राइंगल की करस्पॉन्डिंग साइड का रेशियो 10:7। आप बोलोगे हाँ जी सर। ट्राइंगल एबीसी का एल्टीट्यूड 15 सेंटीमीटर है, पहले ट्राइंगल एबीसी है बाद में डीएफ है, यानी कि ये एल्टीट्यूड 15 सेंटीमीटर है, 10 की वैल्यू 15 सेंटीमीटर है, 1.5 गुना, तो 7 की वैल्यू भी 1.5 गुना आ जाएगी, यानी कि 10.5 सेंटीमीटर। तो ट्राइंगल डीईएफ का जो करस्पॉन्डिंग एल्टीट्यूड है वो 10.5 सेंटीमीटर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट है। बोलो कर लोगे? यस, ये बात सभी लोगों को समझ में आ गई। अब आगे चलेंगे मेरे दोस्तों। यस, सब लोग अपनी कॉपी में हेडिंग डाल लेंगे दोस्तों, अब थेल्स थ्योरम। नेक्स्ट कंसेप्ट थेल्स थ्योरम है भाई। कोई बच्चे पूछेगा सर हिंदी बताओ, हिंदी में क्या कहते हैं, तो वो लिख लेंगे सीताराम थ्योरम। भगवान का नाम भी ले लोगे आप और बुद्धि में भी चला जाएगा आपकी थोड़ा। थेल्स थ्योरम, ठीक है ना। चलिए मेरे प्यारे भाई, थेल्स मैथमेटिशियन का नाम था, उन्होंने थ्योरम दी थी तो उनके सम्मान में लिया गया है थेल्स थ्योरम। बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम 9th क्लास का सिलेबस है, 9th क्लास में सबसे इंपॉर्टेंट थ्योरम यही होती थी, लेकिन आपने तो नकल से पास करी है तो आपको क्या पता। ठीक है भाई, चलिए अब थेल्स थ्योरम क्या होता है ध्यान से सुनिएगा मेरे प्यारे भाई। मैं आपके सामने एक ट्राइंगल बनाता हूं, प्यारे बच्चे बहुत प्यार से समझिएगा, मैं आपके सामने ट्राइंगल बनाता हूं, वेरी वेरी केयरफुली लिसन करिएगा। मैंने आपके सामने त्रिभुज बनाया, त्रिभुज ए बी सी, ट्राइंगल ए बी सी। आप बोलोगे हाँ जी सर बिल्कुल सही दिखाई दे रहा है। अरे पाइथागोरस अलग है। चलिए मेरे दोस्तों, अगर किसी भी ट्राइंगल में एक साइड के पैरेलल आप साइड खींचोगे, ट्राइंगल एबीसी है, अब मैंने साइड AB पर सपोज एक पॉइंट D है और साइड AC पर एक दूसरा पॉइंट E है,
तो मैंने एक लाइन डीई इस तरीके से खींची है कि ये जो लाइन डीई है ये बीसी के पैरेलल है। ठीक है मेरे दोस्तों, तो यहां मैंने डी और ई दो पॉइंट हैं ए बी और ए सी पर, मैं लिख देता हूं डी एंड ई आर टू पॉइंट्स ऑन ए बी एंड ए सी such that DE is parallel to BC। हिंदी में बोल रहा हूं, एक त्रिभुज एबीसी की भुजा AB और AC पर दो पॉइंट D और E इस प्रकार हैं कि DE BC के समांतर है, DE BC के पैरेलल है। आप बोलोगे हां जी सर, तो मैंने आपके सामने एक ट्राइंगल लिया एबीसी, उस ट्राइंगल में आप किसी भी एक साइड के पैरेलल एक दूसरी साइड खींचोगे तो क्या होगा? क्या आपको यहां पे दो ट्राइंगल दिखाई दे रहे हैं बच्चों? क्या आपको यहां पे दो ट्राइंगल दिखाई दे रहे हैं? तो आप कहोगे हां जी सर, छोटे बड़े दो ट्राइंगल दिखाई दे रहे हैं, ट्राइंगल एडीई और ट्राइंगल एबीसी। ये दोनों ही ट्राइंगल, छोटे बड़े दोनों ट्राइंगल एक दूसरे के सिमिलर हो जाएंगे। ट्राइंगल एडीई और ट्राइंगल एबीसी मेरे दोस्तों एक दूसरे के सिमिलर होंगे। अगर आप किसी भी ट्राइंगल में एक साइड के पैरेलल दूसरी साइड खींचेंगे मेरे दोस्तों, तो छोटे बड़े ट्राइंगल, ट्राइंगल एडीई और ट्राइंगल एबीसी दोनों एक दूसरे के सिमिलर समरूप होंगे। क्यों? क्योंकि मेरे दोस्तों मैंने आपको समझाया, अगर दो लाइन पैरेलल हैं, ये उनकी ट्रांसवर्सल लाइन है, दिस एंगल इज थीटा, दिस एंगल इज आल्सो थीटा, करस्पॉन्डिंग एंगल, दीज टू आर करस्पॉन्डिंग एंगल। सपोज ये एंगल थीटा है तो ये एंगल भी थीटा होगा। आप बोलोगे जी सर, इफ ये एंगल अल्फा है तो ये एंगल भी अल्फा होगा, करस्पॉन्डिंग एंगल। और ये वाला एंगल ए दोनों ही ट्राइंगल में कॉमन है, ये वाला एंगल ए दोनों ही ट्राइंगल में कॉमन है। तो ट्राइंगल एडीई और ट्राइंगल एबीसी के तीनों एंगल बराबर हो गए। इन दोनों ट्राइंगल के तीनों एंगल बराबर हो गए। जब तीनों एंगल बराबर हैं तो ये दोनों ट्राइंगल एक दूसरे के सिमिलर है, तीनों एंगल सेम हो गए। भाई ये वाला एंगल तो दोनों ही ट्राइंगल में कॉमन दिख रहा है, बाकी दोनों बराबर हैं, थीटा थीटा अल्फा अल्फा, करस्पॉन्डिंग एंगल संगत कोण यानी कि सिमिलर है। और जब सिमिलर है तो करस्पॉन्डिंग साइड का रेशियो सेम होगा। मेरे प्यारे भाई, यहां पे अल्फा के सामने छोटे ट्राइंगल में एडी, बड़े ट्राइंगल में अल्फा के सामने एबी। क्लियर है? एडी अपॉन एबी बराबर मेरे दोस्तों इक्वल टू, ध्यान से समझिएगा मेरे दोस्तों, भाई छोटे ट्राइंगल में थीटा के सामने ए, बड़े ट्राइंगल में थीटा के सामने करस्पॉन्डिंग साइड एसी, ए अपॉन एसी इक्वल टू मेरे दोस्तों, ध्यान से, सिमिलर है तो करस्पॉन्डिंग लेंथ का रेशियो सेम होगा। छोटे ट्राइंगल में इस एंगल के सामने, एंगल ए के सामने डीई, और बड़े ट्राइंगल में मेरे दोस्तों, बड़के ट्राइंगल में सेम इसी एंगल के अपोजिट बीसी, डी अपॉन बीसी, ये रेशियो सेम होगा। क्या आप इस बात को समझे दोस्तों? क्या आप इस बात को समझे? आप बोलोगे हां जी सर। ठीक है, बोलो स्टूडेंट। जो रेशियो एडी से एबी का है वही रेशियो ए से ईसी का है, तो वही रेशियो डीई से बीसी का होगा। क्लियर है? आप बोलोगे जी सर, यहां पे एंगल ए के सामने की साइड डीई, यहां पे एंगल ए के सामने की साइड बीसी। ठीक है दोस्त, आप बोलोगे यस सर, इसमें कोई परेशानी नहीं है। इसका मतलब मैं आपसे कहता हूं मेरे प्यारे भाई कि एडी से एबी का रेशियो बराबर है एसी, ए से ईसी के रेशियो के। ये दोनों रेशियो बराबर बराबर है। एंगल ए के सामने डीई है या एंगल ए के सामने बीसी है। ठीक है भाई, तो यहां से आप कंक्लूजन ये निकाल सकते हैं मेरे प्यारे भाई, आपने रेशियो पढ़ाई होगा, एडी, अगर एडी से एबी का रेशियो ए से एसी के रेशियो के बराबर, रेशियो सेम है, लेंथ अलग अलग हो सकती है,
तो मेरे दोस्तों एडी अपॉन, भाई अगर मैं नीचे AB में से AD घटा दूं तो क्या बचेगा, BD। BD, AB बटे BD बराबर मेरे दोस्तों ध्यान समझिएगा, यहां AE, AD के करस्पॉन्डिंग लेंथ AE अपॉन, अगर मैं AC में से AE माइनस कर दूंगा तो क्या बचेगा, EC। AE अपॉन EC, यही है थेल्स थ्योरम। यही है थेल्स थ्योरम का मेन स्टेटमेंट। बात समझे कि नहीं समझे, मतलब मेरे दोस्तों एडी से डीबी का रेशियो बराबर हो जाएगा ए से ईसी के रेशियो के। क्लियर है, एडी से डीबी का रेशियो सेम हो जाएगा ए से ईसी का रेशियो, यही थेल्स थ्योरम है। अगर एडी से एबी का रेशियो बराबर है ए से एसी का रेशियो, तो इसका मतलब एडी बटे डीबी भी ए अपॉन ईसी के बराबर हो जाएगा। क्लियर है, एडी बटे बीडी, एडी बटे बीडी बराबर ए अपॉन ईसी। हाँ जी, रेशियो में दोस्तों रेशियो में जो एक्शन लेफ्ट हैंड साइड करोगे सेम वही एक्शन राइट हैंड साइड करेंगे, तो कोई फर्क नहीं पड़ता है। इसको मेरे दोस्तों भाई यहां पे ध्यान से सुनेगा, आप इस चीज को ध्यान से देखिए। सवाल में क्या है, अगर ये दोनों ट्राइंगल सिमिलर हैं तो एडी बटे ए बी बराबर ए अपॉन ए सी है, ए अपॉन ए सी यही दे रखा है। अब मैं एडी और ए को नहीं छेड़ा, इनको सेम रखा है। नीचे मेरे दोस्तों मेरा मन कर गया मैं ए बी में से एडी को घटा लेता हूं, ए बी माइनस एडी। आप बोलोगे हाँ जी सर, तो जो एक्शन लेफ्ट हैंड साइड में करा है वही राइट हैंड साइड में करोगे, यहां भी इसमें से घटा लोगे, ए सी माइनस ए, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक है ना। कंपेंडो डिविडेंडो रूल, योगांतर अनुपात समानुपात नियम। अब ए बी में से एडी घटाओगे तो क्या बचेगा, बीडी। अभी एसी में से ए घटाओगे तो क्या बचेगा मेरे दोस्तों, है भाई सीई। तो एडी बटे बीडी बराबर एसी बटे सीई, सेम रेशियो आएगा। क्लियर है, यहां तक किसी भी स्टूडेंट को कोई डाउट? तो कहने का मतलब यह हुआ मेरे दोस्तों, अगर मैं आपके सामने किसी भी ट्राइंगल में किसी भी एक साइड के पैरेलल दूसरी साइड खींचता हूं तो दोनों ट्राइंगल एक दूसरे के सिमिलर होंगे, और जब सिमिलर होंगे तो करस्पॉन्डिंग साइड का जो रेशियो है मेरे दोस्तों वो सेम होगा, ठीक है ना। एडी अपॉन ए बी बराबर ए अपॉन ए सी। यहां से मैं ये भी कंक्लूजन निकाल सकता हूं कि एडी बटे डीबी बराबर ए रेशियो ई सी, ठीक है भाई, और डी, ठीक है, बोलो। चलिए अब मैं मेरे दोस्तों आपके सामने एग्जाम्पल से समझाने की कोशिश करता हूं, प्यार से समझिएगा, प्यार से। मैंने दोस्तों आपके सामने ट्राइंगल बनाया है, ट्राइंगल ए बी सी। आप बोलोगे हाँ जी सर बिल्कुल सही, इसमें कोई बुराई नहीं है। मेरे दोस्तों इसमें एक पैरेलल लाइन खींची गई इस प्रकार से, ये डीई, डी। मेरे दोस्तों ये रेशियो 5:3 है, एडी से डीबी का जो रेशियो है 5:3 है, एडी से डीबी का रेशियो 5:3 है। तो सबसे पहले मैं आपसे जानना चाहता हूं, ये बताओ ए से ईसी का रेशियो कितना होगा। सबसे पहला सवाल मैं आपसे जानना चाहता हूं। बादाम खाओ सुबोध। सर डी और ई मिड पॉइंट होंगे या नहीं, बेटा हिमांशु मैंने बोला क्या मिड पॉइंट है, कोई भी पॉइंट हो सकते, कहीं से भी पैरेलल लाइन खींच सकते हो दोस्तों। हाइट का रेशियो कैसे निकलेगा, अभिषेक जरूरत क्या है, जो साइड का रेशियो होगा वो हाइट का रेशियो होगा। प्यारे बच्चों अगर एडी से डीबी का रेशियो 5:3 है तो ए से ईसी का रेशियो भी 5:3 होगा। सवाल नंबर 1 बन गया, ठीक है दोस्तों। आप बोलोगे हाँ जी सर बिल्कुल सही। अब मेरा दोस्तों सवाल यह है कि अगर ये वाली लेंथ 8.5 सेंटीमीटर है, 8.5 सेंटीमीटर है, तो मैं आपसे जानना चाहता हूं, ये बताइए कि बीसी की लंबाई क्या होगी।
बीसी की लंबाई क्या होगी? जल्दी से जवाब दीजिए। बीसी की लेंथ कितनी होगी? अगर डीई की लंबाई 8.5 सेंटीमीटर है तो बीसी की लंबाई क्या होगी? क्वेश्चन ये है। आपके पास एक ट्रायंगल एबीसी था, आपने उसमें पैरेलल लाइन खींची, बीसी के पैरेलल एक लाइन खींची है डी, ये दोनों लाइन पैरेलल हैं। तो छोटा बड़ा ट्रायंगल एक दूसरे के सिमिलर हैं। छोटा बड़ा ट्रायंगल एक दूसरे के सिमिलर है। सब पागल हो, गधा हो तुम, एकदम गधा। करस्पॉन्डिंग साइड का रेशियो सेम होगा, करस्पॉन्डिंग साइड का। छोटे ट्रायंगल में देखिए ये एंगल थीटा है तो ये एंगल भी थीटा होगा, ये अल्फा है तो ये एंगल भी अल्फा होगा। ये वाला एंगल दोनों ही ट्रायंगल में कॉमन है, छोटा बड़ा ट्रायंगल सिमिलर है, तो करस्पॉन्डिंग साइड का रेशियो सेम होगा। करस्पॉन्डिंग साइड का। एक बच्चा कह रहा 5.1। बताओ, ये तो बड़ा कर दिया, छोटा कर दिया, शर्म भी नहीं आ रही है। नेहा, आप इतने बेकार हो क्या कि ये साइड 8.5 है और ये 8.5 से छोटी कर दिया आपने? प्रधानमंत्री छोटा कर दिया, चपरासी बड़ा कर दिया। लड़कियां तो बिल्कुल दिमाग बेच खाई हैं। ये दोनों ट्रायंगल, ट्रायंगल एबीडीई, ट्रायंगल एबीसी सिमिलर हैं। सिमिलर होने की वजह से करस्पॉन्डिंग साइड का रेशियो सेम होगा। सबसे पहले आप मुझे बताओ करस्पॉन्डिंग साइड का रेशियो है कितना? अगर ये लेंथ 5 है, यहां से यहां तक की 5 है, तो बड़े ट्रायंगल में इसके करस्पॉन्डिंग लेंथ है क्या कचरा? ये 5 और ये 3 8, 5 और 3 सड़ी बुद्धि 8, तो बड़े ट्रायंगल में इसके करस्पॉन्डिंग ये लेंथ 8 नहीं है, 8। क्या खाते हो बे? ये एडी से डीबी का रेशियो 5:3 है। छोटे ट्रायंगल में अगर ये 5 यूनिट है तो बड़े ट्रायंगल में इसके करस्पॉन्डिंग ये लेंथ जो होगी 5 और 3 8 यूनिट हो गई ना, 8 है। 5 और 3 8 हो गई। छोटे बड़े ट्रायंगल में करस्पॉन्डिंग साइड का रेशियो 5:8 है। तो ये यहां इस एंगल के सामने डी और इस एंगल के सामने बीसी करस्पॉन्डिंग साइड है, इनका रेशियो भी 5:8 होगा। आप बोलोगे हां जी सर बिल्कुल। 5 की वैल्यू सवाल में 8.5 सेंटीमीटर दे रखी है, 1.7 गुना, तो 8 की वैल्यू भी 1.7 गुना होगी, 17 8 136, यानी कि 13.6 सेंटीमीटर होगी बीसी की लंबाई। बात समझ में आ गई? यहां तक किसी स्टूडेंट को कोई समस्या? बोलो, क्लियर है? आगे चलें? समझ में आया कंसेप्ट? 5:3 दिया हुआ है राज। नेक्स्ट, ये बताइए अगला सवाल। सवाल में आपको यह दिया है मेरे दोस्तों, ये साइड है 5.6 सेंटीमीटर, ये साइड है मेरे दोस्तों 8.8 सेंटीमीटर। डी की लंबाई 5.6 है, बीसी की लंबाई 8.8 सेंटीमीटर। डीई बीसी के पैरेलल है, ये दोनों साइड एक दूसरे के पैरेलल हैं। तो सवाल ये है कि एरिया ऑफ ट्राइंगल एडीई है भाई, एरिया ऑफ ट्राइंगल एडीई, ट्राइंगल एडीई के एरिया और क्वाड्रिलेटरल बीडीईसी, चतुर्भुज जो नीचे का क्वाड्रिलेटरल है डीईसीबी, इस क्वाड्रिलेटरल के एरिया का रेशियो क्या है? इस सवाल है, इस क्वाड्रिलेटरल के एरिया का रेशियो क्या है? जवाब दीजिए। सर ए बराबर डी कैसे हुआ प्रदीप? ये तो मैंने कभी बोला ही नहीं है भाई। कौन सा नशा करके तुम क्लास में बैठते हो, मुझे बताओ।
ये ट्राइंगल एबीसी है, इसमें लाइन डीई जो है बीसी के पैरेलल है, 5.6 सेंटीमीटर है, 8.8 सेंटीमीटर है। ठीक है, ये दोनों ट्राइंगल, ये दोनों साइड एक दूसरे के पैरेलल हैं। तो मैं आपसे जानना चाहता हूं, ये छोटा ट्राइंगल एडीई और एक क्वाड्रिलेटरल डीईसीबी, इन दोनों के एरिया का रेशियो कितना होगा? जवाब दो। आप अच्छी तरीके से जानते कि दोनों ट्राइंगल सिमिलर है मेरे दोस्तों। यहां पर ये वाला एंगल कॉमन है, छुटके मुटके दो ट्राइंगल दिखाई दे रहे हैं यहां पे, छोटे बड़े दो ट्राइंगल दिखाई दे रहे हैं, खच्चर बुद्धि, ट्राइंगल एडीई और ट्राइंगल एबीसी। ये दो ट्राइंगल आपको दिखाई दे रहे हैं, दोनों एक दूसरे के सिमिलर है, और दोनों में करस्पॉन्डिंग साइड का जो रेशियो वो कितना है भाई? यहां पे इसके सामने 5.6 या 8.8 है, करस्पॉन्डिंग साइड का रेशियो है ये आपको भैया किससे जा रहा है? 8 से। 8 सत्ते 56 और मेरे दोस्तों 8 से 11 बार 7 रेशियो 11, ये करस्पॉन्डिंग साइड का रेशियो है। तो एरिया का रेशियो क्या होगा? इनका स्क्वायर, इन दोनों छोटे बड़े ट्राइंगल के एरिया का रेशियो ये हो जाएगा, ट्राइंगल एडीई और बड़े वाले ट्राइंगल एबीसी, यानी कि 49:121, ये एरिया का रेशियो आ जाएगा, एरिया का। यानी कि छोटे ट्राइंगल का एरिया 49 है, तो पूरे बड़े ट्राइंगल का एरिया 121 है। अब बताओ इस क्वाड्रिलेटरल का एरिया कैसे आएगा? तो घटा के आएगा, 121 में से बड़े ट्राइंगल में से छोटे ट्राइंगल का एरिया घटा देंगे, 121 में से 49 घटा देंगे, तो 11 में से 9 गया 2 और 11 में से 4 गया 7, 72। तो 49:72 इस क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा। कोई तकलीफ दोस्तों? चलिए, सेम एक क्वेश्चन मैं आपके सामने और पूछता हूं, अब ध्यान से सुनिएगा, बहुत ही प्यार से, और बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भाई। यहां पे मेरे दोस्तों ये लाइन डीई है, ये बीसी के पैरेलल है। सवाल में आपको दिया है मेरे दोस्तों कि जो रेशियो है ये है 9:4, एडी से डीबी का जो रेशियो है 9:4 है। तो आपसे पूछा है कि ट्राइंगल एडीई और क्वाड्रिलेटरल डीईसीबी के एरिया का रेशियो क्या होगा? सवाल में क्या दिया है? एडी से डीबी का रेशियो 9:4 है, एडी से डीबी का 9:4 है। तो ट्राइंगल एडीई और क्वाड्रिलेटरल डीईसीबी के, देखिए ये क्वाड्रिलेटरल का एरिया कभी भी डायरेक्ट नहीं निकलेगा, इसको अपने मन में बिठाइए। अगर आपको क्वाड्रिलेटरल का एरिया निकालना है तो बड़े ट्राइंगल के एरिया में से छोटे ट्राइंगल का एरिया घटाना होगा। अभी बड़े छोटे दोनों ट्राइंगल सिमिलर हैं, ये थीटा है, अभी ये अल्फा ये अल्फा, तीनों एंगल सेम हैं, छोटे ट्राइंगल एडी बड़े ट्राइंगल एबीसी के। तो एरिया का रेशियो करस्पॉन्डिंग साइड के रेशियो का स्क्वायर होगा। भाई छोटे ट्राइंगल में ये लेंथ अगर 9 यूनिट है तो ये पूरी लेंथ कितनी हो जाएगी बड़े ट्राइंगल में? इसके करस्पॉन्डिंग बताइए। 9 और 4 13 हो गया भाई। ये रेशियो 9:4 है, अगर इसकी लंबाई सपोज 9 यूनिट है तो 4 है। ठीक है मेरे दोस्तों, तो पूरा कितना हो जाएगा? 9 4 13 नहीं हो जाएगा, ये पूरा 13 हो गया। तो छोटे बड़े ट्राइंगल में ये करस्पॉन्डिंग साइड का रेशियो ये होता है एडी रेशियो एबी, इसका ध्यान रखा करो। 9:13, तो एरिया का रेशियो क्या आ जाएगा? 81:169। अरे बोलो, 9 करस्पॉन्डिंग साइड का स्क्वायर, 9 स्क्वायर रेशियो 13 स्क्वायर, 81:169। इनकी छोटे ट्राइंगल का एरिया 81 है दोस्तों, तो इस क्वाड्रिलेटरल का एरिया कैसे निकलेगा? तो आपका जवाब होगा सर पूरा बड़े ट्राइंगल के एरिया में से छोटे ट्राइंगल के एरिया घटा दो। 169 में से 81 घटाएंगे तो 9 में से 1 गया 8 और 16 में से 8 गया जी मेरे दोस्तों 8, यानी कि 81:88 इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। बताओ यस और नो? आप बोलोगे हाँ जी सर बिल्कुल सही बात है, सब कुछ अच्छे से क्लियर हो गया, एग्जाम्पल आपने मस्त टकाटक दिया है। बोलो सभी को थेल्स थ्योरम क्लियर है? आगे चलते हैं। इसको हम बीपीटीबी बोलते हैं, थेल्स थ्योरम को बीपीटीबी बोला जाता है, बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम, बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम, बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम। ठीक है भाई, चलिए यहां तक की बात आप सभी लोगों को समझ में आई है।
अब आगे चलेंगे मेरे प्यारे स्टूडेंट, सवाल ये है मेरा अब नेक्स्ट कंसेप्ट है रिवर्स ऑफ थेल्स थ्योरम। रिवर्स ऑफ थेल्स थ्योरम। थेल्स थ्योरम का रिवर्स समझना भी आपके लिए बेहद जरूरी है, ठीक है ना मेरे दोस्तों। समझने की कोशिश करेगा। इस प्रकार से मैंने आपके सामने ट्राइंगल बना दिया। ये ट्राइंगल है दोस्तों, गोरा ट्राइंगल है आपकी तरह, ट्राइंगल ए बी सी। अब साइड ए बी पर एक पॉइंट डी है, ये कोई मिड पॉइंट नहीं है, कहीं भी हो सकता है। और साइड ए सी पर एक पॉइंट ई है। जब तक मैं कुछ ना बोलूं अपनी दिमाग से कुछ मत सोचा करो, दिमाग है नहीं आपके पास सोचने लायक, ठीक है ना। कितना गाली खाते हो यार तुम मुझसे, मुझे भी अच्छा नहीं लगता है। तो डी एंड ई आर 2 points. D and E are 2 points on side, 2 points on side AB and AC respectively. रेस्पेक्टिवली का मतलब क्रम्स है। डी और ई एक ट्राइंगल एबीसी की साइड एबी और एसी पर दो बिंदु हैं। एबी और एसी पर दो बिंदु डी और ई है मेरे दोस्तों, ठीक है। सच दैट इस प्रकार से हैं मेरे प्यारे भाई। ट्राइंगल एबीसी की साइड एबी और एसी पर दो पॉइंट डी और इस प्रकार हैं कि एडी बटे डीबी बराबर हो रहा है एई बटे ईसी। एडी बटे डीबी बराबर है मेरे दोस्तों ए अपॉन ईसी की। अगर ऐसा है मेरे दोस्तों ए अपॉन ईसी, मेरे दोस्तों ये रेशियो एडी से डीबी का सेम ए से ईसी के रेशियो के बराबर है, तो तभी ट्रू हो सकता है। देन ये तभी पॉसिबल होगा मेरे प्यारे भाई जब डीई बीसी के पैरेलल हो जाए। देन डीई शुड बी पैरेलल टू बीसी, डीई बीसी के समांतर हो जाएगा। बात समाप्त, ठीक है मेरे दोस्तों। मैं कहना चाहता हूं कि अगर एक ट्राइंगल एबीसी की साइड एबी और एसी के ऊपर दो पॉइंट डी और इस प्रकार से हैं कि एडी बटे डीबी बराबर हो रहा है ए बटे ईसी के, तो तभी पॉसिबल है जब लाइन डीई और लाइन बीसी एक दूसरे के पैरेलल हैं। क्लियर है कि अगर ये लाइन दोनों पैरेलल नहीं हुई, अगर ये दोनों लाइन पैरेलल नहीं हुई मेरे दोस्तों, ठीक है, तो यानी कि मेरे दोस्तों पैरेलल नहीं हुई तो ये आड़ी टेढ़ी होंगी, और जब आड़ी टेढ़ी होंगी तो क्या ये रेशियो, ये दोनों ट्राइंगल कभी सिमिलर नहीं होंगे, और जब सिमिलर नहीं होंगे तो रेशियो कभी भी सेम नहीं आ पाएगा, ठीक है। थेल्स थ्योरम का ही रिवर्स स्टेटमेंट है कि ये रेशियो अगर एडी से डीबी का और ए से ईसी का सेम आ रहा है, ये तभी पॉसिबल है जब ये दोनों ट्राइंगल सिमिलर ट्राइंगल हो, और सिमिलर ट्राइंगल के लिए ये वाली लाइन डीई बीसी के पैरेलल खींचनी पड़ेगी, कि अगर पैरेलल नहीं हुई तो आड़ी टेढ़ी हो जाएंगी, तो रेशियो अलग आएगा, ये रेशियो अलग आएगा, ठीक है। सभी को समझ में आ गया? आप बोलोगे हां जी सर। अब एग्जाम्पल के लिए मैं आपसे क्वेश्चन और पूछता हूं, ये जवाब दीजिएगा मेरे दोस्तों। इस प्रकार से एक ट्राइंगल है, ये रहा एबीसी, इसमें एक साइड इस तरीके से खींची गई है, ये डीई, ठीक है मेरे प्यारे भाई। ये 3.6 है, ये 9 सेंटीमीटर है भाई। एडी 3.6 सेंटीमीटर है, डीबी जो है 9 सेंटीमीटर है, ठीक है मेरे दोस्त। आप बोलोगे जी सर। और ये जो है आपका 4.6 सेंटीमीटर है, और ये जो है आपका 11.5 सेंटीमीटर है। बताइए, ऐसा आपको दे रखा है। तो मेरा क्वेश्चन ये है कि ट्राइंगल एडीई, ये नहीं दिया है, ये चित्र है आपके सामने ट्राइंगल एबीसी, उसमें एक साइड ए बी पर एक पॉइंट डी है, साइड एसी पर एक पॉइंट ई है।
ये 3.6 है, 9 है, 4.6 है, 11.5 है। तो सवाल ये है, बताओ कि ट्राइंगल एडीई और क्वाड्रिलेटरल डीईसीबी के एरिया का रेशियो क्या होगा? क्वाड्रिलेटरल डीईसीबी के एरिया का रेशियो क्या होगा? जवाब देंगे, जल्दी से बताओ। ट्राइंगल एडी और क्वाड्रिलेटरल डीईसीबी के एरिया का रेशियो कितना होगा? देखिए मेरे दोस्तों, आपके सामने एक ट्राइंगल एबीसी, उसमें साइड एबी पर एक पॉइंट डी है, साइड एसी पर एक पॉइंट ई है, इस प्रकार से कि 3.6 से 9 है, 4.6 से 11.5 है। तो ट्राइंगल एडीई और क्वाड्रिलेटरल डीईसीबी के एरिया का रेशियो क्या होगा? आप जानते हैं कि जब आपने ऑब्जर्व किया तो रेशियो कितना आ रहा है, किससे कट रहा है? 1.8 से। 1.8 से कट रहा है मेरे दोस्तों। 18 दूनी 36, 18 पंजे 90, 2:5। ये रेशियो 2:5 आ रहा है। जब आप यहां से काट के देखा, किससे कट रहा है? 23 से। 23 दूनी 46, 23 पंजे 115, ये रेशियो भी कितना आ रहा है? 2:5। 23 दूनी 46, 23 पंजे 115। यानी कि मेरे दोस्तों, डाटा ऑब्जर्व करने पर एडी से डीबी का रेशियो बराबर आ रहा है एई से ईसी का रेशियो के। इसका मतलब ये दोनों लाइन एक दूसरे के पैरेलल हैं। लाइन डी और बीसी एक दूसरे के पैरेलल हो गई, और जब पैरेलल हैं तो छोटे बड़े ट्राइंगल एक दूसरे के सिमिलर हो गए। ट्राइंगल एडीई और ट्राइंगल एबीसी एक दूसरे के सिमिलर है, और जब सिमिलर हैं तो करस्पॉन्डिंग साइड का रेशियो, एरिया का जो रेशियो होगा वो करस्पॉन्डिंग साइड के रेशियो का स्क्वायर होगा। भाई छोटे ट्राइंगल में लेंथ 2 है, तो बड़े ट्राइंगल में इसके करस्पॉन्डिंग लेंथ क्या हो जाएगी? 7। ये 2 है और पूरा 2 और 5 7, तो करस्पॉन्डिंग साइड का रेशियो 2:7 है, तो एरिया का रेशियो क्या हो जाएगा? 4:49। छोटे बड़े ट्राइंगल का। भाई ये 2 है, पूरी लेंथ कितनी है? 2 और 5 7, साइड का रेशियो 2:7 है, तो एरिया का रेशियो क्या आएगा? स्क्वायर, 4:49। आप बोलोगे हाँ जी सर, कि छोटे ट्राइंगल का एरिया 4 है तो पूरे बड़े ट्राइंगल का एरिया 49 है, तो इस क्वाड्रिलेटरल का एरिया कितना बचेगा? 49 में से 4 घटाएंगे 45, तो रेशियो आएगा इन दोनों के एरिया का 4:45। यही आंसर है। बोलो, यहां तक किसी भी स्टूडेंट को कोई समस्या है? नहीं है ना? सभी को बात समझ में आ रही है इजीली? आप बोलोगे हाँ जी सर, बहुत सही, क्लियर है कंसेप्ट। ये सवाल करके बताइएगा जरा जल्दी से। सवाल नंबर है आपके सामने 15, ये बताओ। ट्राइंगल पी क्यू आर में टी और एस क्रम से पी क्यू और पी आर पर 2 पॉइंट हैं कि टी एस जो है क्यू आर के पैरेलल है। अब देखिए, आपको क्यू आर के पैरेलल लाइन खींचनी है तो आप क्यू आर को ना नीचे ले लिया करो, इससे डायग्राम आपको देखने में अच्छा लगेगा। पी क्यू आर है अभी। अब टी और एस 2 पॉइंट है पी क्यू और पी आर पे की जो है टी एस क्यू आर के पैरेलल है। तो इस प्रकार से मेरे प्यारे भाई, ये जो लाइन है टी एस, ये पी क्यू आर के पैरेलल हो गया। टी और एस 2 पॉइंट है पी क्यू पे और पी आर पे। टी क्यू की लंबाई 7.2, टी क्यू की लंबाई 7.2 है। पीएस की जो लंबाई है वो 1.8 है, 1.8। एसआर की लंबाई 5.4 है, एसआर की लंबाई 5.4 है। तो आपसे पूछा है पीटी की लंबाई क्या होगी? पीटी की लंबाई आपसे पूछा है, तो बताओ इससे आसान सवाल होगा क्या कोई? इससे आसान कुछ है? आप बोलोगे नहीं सर। भाई ये ट्राइंगल है, ये टीएस क्यू आर के पैरेलल है। जब पैरेलल है तो करस्पॉन्डिंग साइड का रेशियो सेम होगा। यहाँ 18:53, ये रेशियो 1:3 है, तो ये रेशियो भी तो 1:3 का होना चाहिए। अगर 3 की वैल्यू 7.2 सेंटीमीटर है तो एक की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 2.4 सेंटीमीटर। यानी कि पीटी की जो लंबाई है वो 2.4 सेंटीमीटर हो जाएगी। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है। इससे आसान सवाल बनता ही नहीं है। ठीक है भाई, चलिए तो आज की